हेलो गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फॉर यूपीएससी पीएससी आईएएस। गाइस, अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल सही जगह पर आप आए हैं। यहां पर सभी सोर्सेज से न्यूज को कवर किया जाता है, जैसे कि द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव मिंट जैसे जो न्यूज़पेपर्स होते हैं उनकी न्यूज को कवर किया जाता है। पीआईबी की रिपोर्ट्स को डिस्कस करते हैं। राज्यसभा टेलीविजन में जो भी इंपॉर्टेंट डिबेट्स डिस्कशन आती हैं उनको लेक्चर के दौरान कवर किया जाता है। इवन ईपीडब्ल्यू, डाउन टू अर्थ योजना जैसी जो मैगजीन्स होती हैं उनके आर्टिकल्स को भी कवर करते हैं। तो आप डेली रेगुलर अगर क्लासेस को अटेंड करेंगे, रिलीजियसली क्लासेस को फॉलो करेंगे तो आपको 100% गारंटी सक्सेस मिलेगी और आपका 100% गारंटी सिलेक्शन होगा। और 100% गारंटी सिलेक्शन का बकायदा प्रूफ दिया जाता है। नीचे डिस्क्रिप्शन पर आपको प्रूफ्स मिल जाएंगे, आप चेक कर सकते हैं कि प्रीवियस ईयर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में हमने जो टॉपिक्स कवर कराए थे उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। इवन हम लोग काफी सारे हाई क्वालिटी जनरल स्टडीज के कोर्सेज भी ऑफर करते हैं। तो आने वाली स्लाइड्स में आपको कोर्सेज की डिटेल्स भी मिल जाएगी और हमारे दूसरे चैनल्स की इंफॉर्मेशन भी आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी आने वाली स्लाइड्स में। और गाइस, नीचे डिस्क्रिप्शन पर टेलीग्राम के चैनल की लिंक भी आपको मिल जाएगी, आप उस चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस डिस्कशन ग्रुप भी है जहां पर काफी सारे सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स मौजूद हैं जो कि डेली बेसिस पर अपने जो भी डाउट्स वगैरह जो होते हैं उनको डिस्कस करते हैं, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो फुल फोकस के साथ स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स की क्लास को। बट बिफोर दैट ये कुछ कोर्सेज की डिटेल्स और हमारे चैनल्स की डिटेल्स हैं। आने वाले कल के आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स को मेरा नमस्कार। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करेंगे पेपर 1 के पहले टॉपिक से। यहाँ पर गाइस बात हो रही है संत कबीरदास जयंती के बारे में। तो कबीरदास जी की बर्थ एनिवर्सरी को कबीरदास जयंती जो है वो कहा जाता है। ये पॉइंट क्लियर रखना, वैसे तो नाम से ही क्लियर हो रहा है जयंती, राइट। और ज्येष्ठ पूर्णिमा तिथि के अवसर पर इनकी बर्थ एनिवर्सरी मनाई जाती है, ज्येष्ठ पूर्णिमा तिथि के अवसर पर। तो ये क्लैरिटी रखो। और इस साल 24 जून को ज्येष्ठ पूर्णिमा तिथि हमें देखने को मिली थी, दैट्स व्हाई ये टॉपिक न्यूज में था, राइट। बट आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये यहां से पूछे जाएंगे, संत कबीर जी के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहली चीज तो दिमाग में रखना कि 15th सेंचुरी के ये सेंट यानी कि संत, कवि यानी कि पोएट, और समाज सुधारक यानी कि सोशल रिफॉर्मर ये हमें देखने को मिलते थे 15वीं शताब्दी के, राइट। और उनके प्रख्यात और सम्मानित रचनाएं जो हैं और कविताएं जो हैं यानी कि उनके जो वर्क और पोएम्स जो हम लोग को देखने को मिलती हैं उनमें एक परम सत्ता की एकात्मकता और महानता का वर्णन मिलता है। वननेस और ग्रेटनेस जो है वो उसके अंदर डिस्क्राइब्ड है इनके कार्यों में, राइट, इनके कामों में और इनकी पोएम में, राइट, कविताओं में। तो ये चीज आप थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा। वैसे तो कबीर के दोहे के नाम से आप जानते ही हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, काफी फेमस है, राइट। और उन्होंने भक्ति आंदोलन के दौरान जो है वो इनके जो वर्क थे वो काफी हाई लेवल पर चले गए थे। तो भक्ति आंदोलन के अग्रणी संतों में ये शामिल थे, राइट। और किसी भी धार्मिक भेदभाव में विश्वास नहीं करते थे, सभी धर्मों को सहज रूप से स्वीकार करते थे। इनकी जो रिलीजियस कम्युनिटी है उसे हम लोग कबीर पंथ कहते हैं। तो कबीर पंथ के नाम से एक धार्मिक समुदाय की इनके द्वारा स्थापना की गई थी, तो याद रखिएगा, राइट। और इनके अनुयायियों को कबीर पंथी कहा जाता है, राइट। तो ये चीज आप लोग को थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। और गाइज एक वैष्णव संत हम लोग को, वैष्णव सेंट देखने को मिलते हैं, स्वामी रामानंद। तो उन्होंने इन्हें काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस किया था और रामानंद ने कबीरदास जी को अपने शिष्य के रूप में भी स्वीकार किया था। तो क्वेश्चन ये आ सकता है रामानंद जी कौन है? तो कबीरदास जी जो है वो रामानंद जी के शिष्य हैं, राइट। तो ये चीज आपको क्लियरली पता होनी चाहिए। और इनकी प्रसिद्ध जो साहित्यिक कृतियां जो हमें देखने को मिलती है, लिटरेरी वर्क जो है इनका, यहां से क्वेश्चन डायरेक्ट उठाकर पूछे जाएंगे। तो बीजक, सखी ग्रंथ, कबीर ग्रंथवाली और अनुराग सागर। और इनके जो छंद हम लोग को देखने को मिलते हैं यानी कि वर्सेस जो इनके देखने को मिलते हैं,
तो उनके छंद सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में भी शामिल हम लोग को देखने को मिलते हैं। तो गुरु ग्रंथ साहिब में कबीरदास जी के ग्रंथ भी, इनके वर्सेस भी हम लोग को नजर आते हैं। और काफी सारे इनके जो इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं उसे कंपोज किया गया है पांचवें गुरु जो सिख के हैं गुरु अर्जन देव जी, तो इनके द्वारा किया गया है। और संत कबीरदास के रचनाओं में उनके 2 पंक्तियों वाले दोहे सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं, काफी फेमस है। 2 लाइन कोपलेट जिसे हम लोग बोलते हैं, दोहे जिसे हम लोग बोलते हैं। आपने बचपन में इसको पढ़ा ही होगा, कबीरदास जी के दोहे, राइट। तो ये काफी ज्यादा फेमस, काफी ज्यादा प्रसिद्ध हम लोग को देखने को मिलते हैं। इनके लिए कबीर के दोहे मतलब नाम से ये वाली चीज जानी जाती है। 2 पंक्तियों वाले इनके दोहे जो हमें देखने को मिलते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो कि आपको बहुत अच्छे से जो है वो पता होना चाहिए इस टॉपिक से रिलेटेड। और कबीरदास जी से रिलेटेड सिर्फ इतनी चीज आपसे पूछी जाएगी, इससे बाहर का और कुछ नहीं आएगा। अब हम लोग बात करते हैं पेपर 2 के टॉपिक्स की। और गाइज हमारे कुछ कोर्सेज हैं जिसके बारे में मैं आपको डिटेल में एंड में बताऊंगा, तो एंड में बने रहिएगा। और पाकिस्तान जो है गाइज अभी FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में ही रहने वाला है, ऐसा बताया जा रहा है। FATF ने रिफ्यूज कर दिया है पाकिस्तान को उनकी ग्रे लिस्ट से हटाने से, राइट, क्योंकि पाकिस्तान जो है गाइज ये एप्रोप्रिएट एक्शन लेने में फेल हो गया है। यूनाइटेड नेशन ने जिन लोगों को टेररिस्ट डेजिग्नेट किया है, जैसे कि 26/11 का आरोपी हाफिज सईद, जाइश-ए-मोहम्मद का चीफ मसूद अजहर, तो हाफिज सईद, मसूद अजहर जैसे टेररिस्ट के अगेंस्ट एक्शन लेने में असमर्थ या फेल आप कह सकते हो रहा है पाकिस्तान। तो इसके लिए FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में ही अभी रहने दिया है। तो इस टॉपिक के अंदर आपको FATF क्या होता है इसके बारे में डिटेल में समझना है, FATF के बारे में, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बारे में। और पाकिस्तान जो है गाइस इसे FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया था 2018 में। और कंट्री इससे बाहर आने में बहुत ज्यादा आज की डेट में स्ट्रगल कर रही है, क्योंकि इसके जितने भी बिजनेस हैं वो पूरे के पूरे खत्म हो गए। क्यों खत्म हो गए? तो FATF के बारे में आप समझोगे तो डिटेल में आपको समझ में आएगा कि कैसे एक कंट्री जो FATF की लिस्ट में आ जाती है या उनके नजर में आ जाती है, तो उस कंट्री के बिजनेस वगैरह जो होते हैं, फंडिंग वगैरह जो होती है वो गिरने लगती है। इंटरनेशनल बिजनेस, इंटरनेशनल फंडिंग, इंटरनेशनल सपोर्ट, राइट। और हालांकि 2018 के बाद से 27 एक्शन आइटम्स यानी कि 27 चीजें जो है वो FATF ने पाकिस्तान को दी थी कि ये पूरी चीज जो है वो पाकिस्तान को प्रोवाइड करनी है। इसमें से 26 चीज जो है वो इसने कंप्लीट कर ली है, बट फिर भी अभी भी जैसे कि कुछ टेररिस्ट के अगेंस्ट इसने एक्शन नहीं लिया। दैट्स व्हाई FATF ने इसको ग्रे लिस्ट में ही रखा है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स बहुत ही इजी तरीके से अपन समझेंगे। तो देखिए गाइस, थ्योरी में जाने से पहले मैं आप लोग को इजी तरीके से FATF क्या काम करती है वो आपको पहले मैं समझाता हूं, जिससे कि आपके कंसेप्ट्स FATF से रिलेटेड क्रिस्टल क्लियर हो जाएं, राइट। तो देखो, ये मान के चलो ये एक प्रकार का ऑफिस है जिसका काम क्या होता है, पूरे दुनिया भर में जितने भी ट्रांजैक्शन हो रहे होते हैं उस पर ये निगरानी रखती है। पैसों के जो ट्रांजैक्शन होते हैं ना, ये देखती है कि एक कंट्री से पैसा दूसरी कंट्री में जा रहा है तो क्या वो पैसे का इस्तेमाल टेररिस्ट फाइनेंसिंग में तो नहीं किया जा रहा या किसी इलीगल एक्टिविटी में तो नहीं किया जा रहा, ये चीज ऑब्जर्व करती है। दूसरी चीज देखती है कि कहीं कोई व्यक्ति इस प्रकार से अपने ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में तो कन्वर्ट नहीं कर रहा, यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटी तो नहीं हो रही है। मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटी में होता क्या है इस पर भी अपन बात करते हैं। तो देखो गाइस, आपने हवाला के बारे में सुना होगा, हवाला का काफी बड़ा नेटवर्क होता है, और नहीं सुना तो आपको पढ़ना है ही, ऑलरेडी आपके GS पेपर 3 में है ये वाला टॉपिक, हवाला के बारे में आपको पढ़ना ही है। तो मैं भी आपको बताता हूं, हवाला एक ऐसा नेटवर्क होता है जिसके माध्यम से एक कंट्री से दूसरी कंट्री में पैसा जो है वो भिजवाया जाता है, और ये पैसा जो होता है वो ब्लैक मनी होता है। तो ये किस प्रकार से इनका ऑपरेशन होता है तो ये भी समझो आप। तो देखो, एक व्यक्ति इंडिया के अंदर है, उसके पास 100 करोड़ रुपए है, वो व्यक्ति जाएगा हवाला के एजेंट के पास, हवाला के एजेंट को 100 करोड़ रुपए देगा, और हवाला का एजेंट वो 100 करोड़ रुपए लेकर जाएगा जहां पर भी उसको डिलीवर करना है। क्या ऐसा होता है? नहीं। एक व्यक्ति उसको पैसे, यानी कि जो व्यक्ति है जिसने हवाला के एजेंट के पास कांटेक्ट किया, तो वो जो 100 करोड़ रुपए उसको हवाला के एजेंट को देगा ना, तो हवाला का एजेंट सिर्फ उससे ये बोलेगा कि आपको पैसे कहां पहुंचाने हैं, तो वो बोलेगा मुझे पैसे अमेरिका में पहुंचाने हैं। अमेरिका में कहां पर पहुंचाने हैं, तो वो पूरा एड्रेस देगा। ये बंदा फोन करेगा अमेरिका में, उसी समय उसका एजेंट जाएगा अमेरिका में उस बंदे के पास जिस तक पैसे पहुंचाने थे या जिस जगह पर पैसे पहुंचाने थे वहां पर उसका एजेंट जाएगा अमेरिका में, और यहां से 100 करोड़ रुपए लिए, वहां पे 100 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दिए। रियल टाइम पे होता है, फिजिकली कहीं पे भी इनका इस नेटवर्क के अंदर पैसों का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, यानी कि पैसों का ट्रांजैक्शन फिजिकली नहीं होता, सिर्फ बातों पे पैसा चलता है। यहां पर पैसे दिए, वहां पर सामने वाले बंदे के पास पैसे पहुंच गए। ये पैसा उठाकर एक कंट्री से दूसरी कंट्री नहीं ले जाते,
इनका जो पूरा काम चलता है वो सिर्फ फोन कॉल्स के ऊपर चलता है, और इनका नेटवर्क इतना ज्यादा बड़ा है कि इनकी जो डील होती है, एक तो वो करोड़ों रुपए की डील होती है, हर बार हम लोग को ये चीज देखने को मिलती है। और जब आप ऑब्वियसली बात है यार, जब आप आईएएस आईपीएस बनोगे तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि आपके क्षेत्र में कौन से हवाला के एजेंट्स हैं, क्योंकि पता होता है ऑफिशियल्स वगैरह को, एजेंट्स वगैरह के बारे में, और इनका नेटवर्क बहुत हाई होता है, बहुत हाई, और पूरा इलीगल पैसा जो है वो इनके थ्रू ट्रांजैक्ट होता है। अब आप बोलोगे कि सर मतलब यहाँ पे पैसे लिए, वहां पर पैसे दे दिए, अब उस बंदे ने पैसे दे दिए तो उसको तो पैसे मिले नहीं। गाइस, इनका पूरा सिस्टम जो चलता है ना वो पर्ची सिस्टम होता है एक प्रकार का, यानी कि कल को अगर उनको 100 करोड़ रुपए यहां पर ट्रांसफर करने होंगे ना किसी व्यक्ति को इंडिया के अंदर से, तो फिर वो फोन करके अपना बैलेंस यहां से डिडक्ट कर लेंगे। तो पूरा बैलेंस पे उधारी बोल सकते हो, पूरा गेम जो चलता है इनका उधारी पे या सिर्फ बातचीत पे चलता है। और आप जानते हो कि जितने भी इलीगल बिजनेस होते हैं, इनकी बात जो होती है वो बहुत मायने रखती है, और जहां बात खराब हुई वहां पे तो फिर डिस्क्याऊं समझ पा रहे होगे, राइट? तो ये वाली चीज होती है इनकी। तो ये इस प्रकार से इनका नेटवर्क चलता है। और अगर आपसे कोई बोले कि हवाला में पैसे में गाड़ी मतलब गाड़ी में पैसा भर के जो है वो ले जाया जाता है और इस तरह की, तो ऐसा नहीं होता। इनका काम सिर्फ फोन कॉल पे चलता है। तो ये है एक्चुअली में हवाला सिस्टम। और इसके थ्रू क्या करते हैं, काफी सारे लोग अपने ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करते हैं। अब कैसे होता है ये ब्लैक मनी व्हाइट मनी में कन्वर्ट, तो वो भी समझो। तो देखो, इन लोग क्या करते हैं, इनकी शेल कंपनीज होती है, यानी कि इतने बड़ा अमाउंट जो कोई दूसरे कंट्री में भेज रहा है, और किस पर्पज के लिए, ब्लैक से व्हाइट मनी बनाने के पर्पज के लिए भेजा उसने। तो वो क्या करते हैं, इनकी शेल कंपनीज होती है, कहीं पे लिख लो आप SHELL शेल कंपनीज। शेल कंपनीज क्या करती हैं कि ये कंपनी जो होती है वो सिर्फ ऑन पेपर होती है, वहां पर कोई बिल्डिंग नहीं है, वहां पर कोई ऑफिशियल प्रोफेशनल एक्टिविटीज नहीं हो रही है, सिर्फ ऑन पेपर होती है कंपनी, सिर्फ लीगलाइज होती है पेपर पे, कागज पे। एक्चुअल में कोई कंपनी नहीं, आप वहां पर जाके देखोगे खाली मैदान होगा, कुछ नहीं काम हो रहा। बट ये क्या करते हैं, ये वहां से पैसा थोड़ा थोड़ा यहां भिजवाएंगे हर महीने, और ये दिखाएंगे कि हमारा जो है ये कंपनी बिजनेस कर रही है और हमें ये प्रॉफिट आ रहा है। तो ये जो गोलमाल होता है ना, इसको पकड़ने का काम होता है FATF का। दूसरी चीज ये पकड़ती है, देखती है कि जो एक कंट्री के अंदर जो पैसा है उसका किस तरीके से उपयोग कर रही है वो कंट्री। जैसे कि पाकिस्तान को अभी इसने टारगेट किया हुआ, क्यों किया हुआ, क्योंकि इसको शक था कि पाकिस्तान जो है वो पैसे, पाकिस्तान के अंदर जो पैसों का जो ट्रांजेक्शन हो रहा है वो टेररिस्ट फंडिंग के लिए हो रहा है, टेररिस्ट फाइनेंसिंग के लिए हो रहा है। और इस पर FATF ने पाकिस्तान से क्वेश्चंस दिए थे, FATF ने पाकिस्तान को क्वेश्चंस दिए थे, और उस क्वेश्चंस का जवाब पाकिस्तान दे नहीं पाई FATF को। तो इसने FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल दिया। इनकी ग्रे लिस्ट में आने का मतलब क्या होता है, एक कंट्री को वार्निंग दी जाती है कि अगर समय रहते हुए आपकी जितनी भी एक्टिविटीज है आप बंद कर दो, और अगर ऐसा नहीं करोगे तो आपको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा। अब ये FATF जिन भी कंट्रीज को ग्रे लिस्ट में या ब्लैक लिस्ट में डालती है ना, ये मान के चलना उन कंट्रीज के साथ कोई भी दूसरी कंट्रीज किसी भी प्रकार से डील नहीं करती है, एक प्रकार से बॉयकॉट कर दिया जाता है उन कंट्रीज को। अब ये क्यों किया जाता है, उसके पीछे भी लॉजिकल आंसर आप समझना। और ऐसी कंट्री के अंदर कोई भी MNC मल्टीनेशनल कंपनी यहां पर अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं करती है। जैसे कि हमारे यहां पर देखिए, इंडिया के अंदर काफी सारी MNCs हम लोग को देखने को मिलती हैं, बट अगर कोई भी कंट्री FATF की लिस्ट में अगर आ जाती है ना, चाहे वो ग्रे लिस्ट हो या ब्लैक लिस्ट की, तो फिर बात ही अलग है। ब्लैक लिस्ट तो टोटल बॉयकॉट होता है, ग्रे लिस्ट तो एक वार्निंग की तरह दी जाती है, राइट, कि आप जो है वो समय रहते समझ जाओ। तो जैसी कोई कंट्री ग्रे लिस्ट में आई ना, तो वैसे ही वहां पर MNCs ऑपरेट करना बंद कर देंगी, वहां पर जाएगी नहीं कोई MNC, कोई ना, कोई कंट्री लोन देगी ना, कोई कंट्री बायलैटरल रिलेशन करेगी, या फिर जो वर्ल्ड बैंक जो होती है या IMF हम लोग को देखने को मिलती है, तो वो भी ऐसी कंट्रीज को लोन्स नहीं देती है जिन कंट्रीज का नाम जो है वो इसकी लिस्ट में आ जाता है FATF की। तो आप समझ ही पा रहे होगे कि जब वर्ल्ड बैंक IMF लोन नहीं दे रही है तो FATF कितनी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, कितनी इंपॉर्टेंट बॉडी है कि नहीं। अब ऐसा क्यों होता है, अब इसके पीछे का आप लॉजिक समझना। जैसे कि मैंने भी आपको बोला ना, कोई MNC वहां पर इन्वेस्ट नहीं करेगी, क्यों नहीं करेगी, तो लोकल अपन बात करते हैं इस पर, लोकल एग्जांपल से समझते हैं चीजों को। जैसे ये आप एक कंपनी के साथ काम कर रहे हो, ठीक है, यानी कि आपकी एक अलग कंपनी है, आपकी एक दूसरी कंपनी के साथ आपके कुछ ट्रांजैक्शन चल रहा है, कोई भी बिजनेस चल रहा है। बट अगर आपको पता लगता है कि वो जिस कंपनी के साथ आप बिजनेस कर रहे हो वो कंपनी जो है वो किसी इलीगल बिजनेस में इन्वॉल्व है, तो ऑटोमेटिकली आप जो है वो अपना रास्ता काट लोगे उस कंपनी से। क्यों काट लोगे, क्योंकि बिकॉज यू डोंट वांट कि अथॉरिटीज आपके पास आए और आपसे पूछताछ करें। द प्रॉब्लम, अब आप बोलोगे सर हम तो गलत नहीं, हमसे पूछताछ करेंगे तो भी क्या होगा। गाइस, टाइम मैटर करता है बड़ी कंपनीज के लिए। अगर बड़ी कंपनीज का एक एक मिनट जो होता है ना वो 1-1 करोड़ रुपए का तक का हो जाता है। 1 करोड़ रुपए भी बहुत कम बोल रहा हूं ऐसे तो मैं, तो उनके लिए टाइम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब उनकी कंपनी के पास अगर FATF निगरानी रखेगी, FATF की अथॉरिटीज अगर बार बार आके पूछताछ करेंगी, डेटा मांगेंगी, राइट, तो ऑब्वियस ही बात है कि उनका टाइम जो है वो बर्बाद होगा। कोई नहीं, जैसे कि हम ही लोग को देख लो, अगर
अगर पूछताछ करने के लिए पुलिस वगैरह अगर घर पे आती है या अपने ऑफिस पे आती है, तो उस समय ऑब्वियस ही बात है, हम तो गलत नहीं है, हम जो भी इंक्वायरी है वो कर रहे हैं, उसका हम लोग रिप्लाई करेंगे, बट द प्रॉब्लम इज कि उस समय हमारा बिजनेस हैम्पर हो रहा होता है ना। तो दैट इज वाई सच कंपनीज थिंक कि यार अगर ऐसी कंट्री के साथ अगर हम लोग डील करेंगे तो कहीं ना कहीं जो है वो हम लोग घेरे में आ जाएंगे और हमें फिर जवाब देना पड़ेगा, और कोई भी कंट्री ऐसा चाहती नहीं। और दूसरी बात, एक रेपुटेशन भी होती है, काफी सारे जब बड़े बड़े बिजनेस जो लोग करते हैं उनकी रेपुटेशन भी होती है। अब वो ऐसी कंट्री के साथ थोड़ी ना अपनी डीलिंग करेंगे जिस कंट्री के ऊपर ऑलरेडी आरोप लगे हुए कि यार ये टेररिस्ट फाइनेंसिंग करती है, टेररिस्ट फंडिंग करती है ना। तो इसीलिए यहां पर बॉयकॉट करना शुरू कर दिया जाता है ऐसी कंट्री को। इंटरनेशनल लेवल पर भी, इंटरनेशनल फोरम पर भी उसको इन्वाइट नहीं किया जाता है, उसको टोटली बॉयकॉट कर दिया जाता है। इकोनॉमिक सैंक्शन लगा दिए जाते हैं कि उसको टोटली जो है उसके साथ कोई भी कंट्री डील ना करे, उसको कोई भी लोन ना दे, राइट। क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कि अगर कोई एक ऐसी इस तरीके की एक्टिविटी कर रही है जो कि वर्ल्ड के इंटरेस्ट के लिए खतरा है, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है पूरे वर्ल्ड का एक हम लोग को इशू देखने को मिलता है ना, टेररिज्म, और कोई कंट्री अगर टेररिज्म को फाइनेंसिंग ऑफर कर रही है तो दिस इज रॉन्ग। तो ये एक एथिकल प्रैक्टिस भी एक प्रकार की होती है सभी कंट्रीज की कि वो ऐसी कंट्री को बॉयकॉट करें जिन कंट्रीज का नाम जो है वो एफएटीएफ की इस लिस्ट में आ जाता है। तो ग्रे लिस्ट का मतलब सिंपल सॉलिड तरीके से ये समझना, ग्रे लिस्ट में अगर कोई कंट्री आ रही है तो इसका मतलब यह है कि एफएटीएफ ने उस कंट्री को वार्निंग दी है, और उस कंट्री को ग्रे लिस्ट में तभी रखा जाता है जब वो कंट्री एफएटीएफ के क्वेश्चंस का प्रॉपर जवाब ना दे पाए। इससे पूछा था पाकिस्तान से कि बताओ कि ये ट्रांजैक्शंस कहां पे हुए, तो उसका वो प्रॉपर रिप्लाई नहीं कर पाई, राइट। तो इसी को लेकर उसको ग्रे लिस्ट में डाल दिया, और एफएटीएफ ने बोला कि आपको ये फलाना कुछ चीजें करनी पड़ेंगी, और अगर आप ये करके आ जाते हो तो फिर हम लोग को साबित हो जाएगा कि हाँ आप टेररिस्ट फाइनेंसिंग नहीं कर रहे हो। बट ऐसा नहीं हुआ, उसको वार्निंग पहले भी दी गई थी, बट मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी इसको कुछ समय के लिए और ग्रे लिस्ट में रखा जाएगा। अच्छा, यहां पर पता है इस टॉपिक में आपको ग्रे और ब्लैक लिस्ट दो ही दिखाई दे रही हैं, बट इसके अलावा एक लिस्ट और भी होती है एफएटीएफ की, लिख लो कई बार, डार्क ग्रे लिस्ट, क्योंकि इस टॉपिक में जो है वो मैंने गो थ्रू किया था तो उसमें मेंशन नहीं था, बट आप कहीं पे लिख लो, क्योंकि एक डार्क ग्रे लिस्ट भी इसकी होती है। डार्क ग्रे लिस्ट को आप ये समझो कि ये सेकंड वार्निंग देती है उस कंट्री को कि अभी भी टाइम है, सुधर जाओ, नहीं तो ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा। और एक बार ब्लैक लिस्ट में चली गई कंट्री तो फिर वो तो पूरी तरह से बॉयकॉट, जैसे कि नॉर्थ कोरिया इज इन ब्लैक लिस्ट एट प्रेजेंट, ईरान ब्लैक लिस्ट में है, राइट। तो जिसके बारे में आपको एक आइडिया होना चाहिए। तो ये था पूरा वर्ल्ड टॉपिक एफएटीएफ के बारे में, इससे बाहर का और कुछ नहीं आप लोग के लिए जानने की आवश्यकता। आप देखो फटाफट अपन थ्योरी देख लेते हैं इसकी। तो एफएटीएफ एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जो कि 1989 को स्टैब्लिश हुई थी। ये G7 का इनिशिएटिव है, ग्रुप ऑफ 7 नेशंस का इनिशिएटिव है। G7 के बारे में जिन स्टूडेंट्स ने नहीं पढ़ा, मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ाया हुआ है, 4 अक्टूबर 2020 को ये अपन ने पढ़ा था। इसके पार्ट 1 में आप चले आना, आप YouTube का सर्च कॉलम है ना, उसमें आप लिखिएगा 4 अक्टूबर 2020 पार्ट 1, उसके आगे लिख देना मेरा नाम कमलाक्ष। जो भी लिस्ट में पहला वीडियो आएगा वो यही वाला आएगा, और इस वीडियो के 20 मिनट 54 सेकंड पे आप जाओगे तो आपको ये टॉपिक मिल जाएगा। ये टॉपिक एक बार आप देख लेना। और इसमें मैंने और भी काफी सारी चीजें बताई हुई है, बट G7 के बारे में भी एक्सप्लेन किया हुआ था, आप देख लीजिएगा G7 को अच्छे से। और जिन स्टूडेंट्स के पास इसकी पीडीएफ आती है, आपको सिंपली ये 20 मिनट 54 सेकंड जहां पर लिखा हुआ ना, वहां पर क्लिक कर लेना तो आपके सामने वीडियो पॉपअप हो जाएगा। अच्छा, और ये क्या करती है, ये पॉलिसी मेकिंग बॉडी है, एक प्रकार की पॉलिसीज बनाती है, काम करती है कि जितने भी नेसेसरी पॉलिटिकल मुद्दे वगैरह जो हम लोग को देखने को मिलते हैं उसको रिजॉल्व करने का इसका काम होता है, राइट। नेशनल लेजिस्लेटिव और रेगुलेटरी रिफॉर्म से रिलेटेड अलग अलग एरियाज में इसका जो सेक्रेटेरिएट है वो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट जो पेरिस के अंदर है, तो उसी के हम लोग को हेडक्वार्टर में ही देखने को मिलता है, राइट। और इसके अलावा इसके रोल्स और फंक्शंस की बात करें तो इनिशियली ये जो एस्टैब्लिश हुई थी, ये मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के पर्पस के लिए एस्टैब्लिश की गई थी। फिर अक्टूबर 2001 में इसको और काम दिए, जैसे कि टेररिस्ट फाइनेंसिंग को रोकना, राइट। फिर अप्रैल 2012 में इसको क्या काम दिया कि जो भी फाइनेंसिंग होती है न्यूक्लियर बॉम्ब्स वगैरह के लिए, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के लिए, राइट, यानी कि कोई भी एक कंट्री दूसरी कंट्री को या फिर कुछ ऑर्गेनाइजेशन को ये अगर पैसे दे रही है न्यूक्लियर बॉम्ब के पर्पस के लिए, तो फिर जो है वो इन सब चीजों को रोका जाता है। तो इस पर ये निगरानी रखती है, इनको रोकने का काम करती है ऐसे ट्रांजैक्शन को। इसका मेन फोकस ये होता है कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल जो सिस्टम है वो फेयर रहे, और मतलब यानी कि इसमें किसी प्रकार की इलीगल एक्टिविटीज ना हो, और फेयर तरीके से ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम देखने को मिले। और एफएटीएफ के अंदर टोटल 37 मेंबर्स होते हैं, 2 रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस इसके हम लोग को देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर पूरे दुनिया भर के, यानी कि पूरी ग्लोब के काफी सारे जो मेजर फाइनेंशियल सेंटर्स हैं वो भी इसमें इंक्लूडेड हम लोग को देखने को मिलते हैं, जो कि रिप्रेजेंट करते हैं। और इसमें ऑब्जर्वर मेंबर भी होते हैं, एसोसिएट मेंबर्स भी हम लोग को देखने को मिलते हैं, राइट। इसका काम क्या होता है, स्टैंडर्ड सेट करना और प्रमोट करना, कि जिससे कि लीगल, रेगुलेटरी और ऑपरेशनल मेजर्स को इंप्लीमेंट किया जा सके
मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए, टेररिस्ट फाइनेंसिंग को रोकने के लिए, और भी दूसरे जो खतरे हम लोग को इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम में देखने को मिलते हैं, उनको रोकने के लिए। तो वही पूरी चीज मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करी थी। इसकी दो लिस्ट होती है, ब्लैक लिस्ट और ग्रे लिस्ट। ब्लैक लिस्ट के अंदर ऐसी कंट्री आती है जिनको नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज या नॉन कोऑपरेटिव टेरिटरीज के नाम से जाना जाता है। इनको ब्लैक लिस्ट में रखा जाता है, यानी कि ये कंट्री जो है वो वार्निंग के बावजूद भी नहीं मान रही थी, ये इनकी टेररिस्ट फाइनेंसिंग कंटिन्यूड थी, ये मनी लॉन्ड्रिंग कर रही थी। तो ऐसी जो कंट्रीज होती हैं तो उनके ऊपर उनको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है। फिर ब्लैक लिस्ट में डालना यानी कि बॉयकॉट, राइट, जो मैंने भी आपको एक्सप्लेन किया था। और ये समय समय पर अपनी लिस्ट जो है वो रिवाइज करती है। कुछ कंट्रीज अगर वो सुधर रही हैं तो उनको ब्लैक लिस्ट से ग्रे लिस्ट में डाला जाता है थोड़े समय के लिए ऑब्जर्व करने के लिए, फिर उनको ग्रे लिस्ट से भी हटा दिया जाता है। कुछ को ये हटाती है, कुछ को ये डालती है। तो ये समय समय पर रिवाइज करती रहती है अपनी लिस्ट को देखते हुए, राइट। और ग्रे लिस्ट की अगर हम लोग बात करें तो ये बेसिकली ऐसी कंट्रीज होती है जिन्होंने अभी अभी इस प्रकार के ऑपरेशंस करना शुरू किए हैं। ऐसी कंट्रीज के अंदर, वही मैं आपको बता रहा हूं ना, शेल कंपनीज होती हैं, तो ऐसी कंट्री के अंदर अगर ज्यादा शेल कंपनीज हैं तो उनको जो है वो फिर मतलब निगरानी रखी जाती है और उनको वार्निंग दी जाती है फिर। और ऐसी कंट्री जो टेररिस्ट फाइनेंसिंग कर रही हैं तो उनको बेसिकली एक बार के लिए वार्निंग दी जाती है। कहा जाता है कि आप जो है वो ये सब एक्टिविटीज बंद कर दो, और इनके कुछ नॉर्म्स, रूल्स, रेगुलेशंस ये प्रोवाइड कराती है FATF, उसको फॉलो करना होता है। और अगर एक कंट्री ने ऐसा कर लिया तो फिर उसको ग्रे लिस्ट से हटा दिया जाता है। बट अगर नहीं किया तो उसको डार्क ग्रे लिस्ट में रखा जाता है। लिख लोगे डार्क ग्रे लिस्ट, क्योंकि यहां पर नहीं था, तो डार्क ग्रे लिस्ट में रखना यानी कि सेकंड वार्निंग देना। और फिर भी अगर नहीं मानी वो कंट्री तो जाओ, फिर आप कुछ नहीं कर सकते ब्लैक लिस्ट में। ब्लैक लिस्ट में यानी कि फिर टोटली बॉयकॉट। तो बॉयकॉट यानी कि इकोनॉमिक सैंक्शन लगा दिए जाते हैं IMF, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक से, और भी काफी सारे जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस हम लोग को देखने को मिलते हैं, तो उनसे फिर सैंक्शन लगा दिए जाते हैं। और फिर उनको लोन्स वगैरह नहीं मिलता, राइट, जो मैं अभी आपको बता रहा था। इंटरनेशनल ट्रेड रिड्यूस हो जाता है, वो MNC वाला जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था। और इसके अलावा इंटरनेशनली जो फोरम्स वगैरह जो होते हैं उससे ऐसी कंट्रीज को बॉयकॉट कर दिया जाता है, राइट। इवन जो ग्रे लिस्ट में जो कंट्रीज आती है ना, तो उनके साथ भी ये होना शुरू हो जाता है। ब्लैक लिस्ट में तो टोटली बॉयकॉट, ग्रे लिस्ट के अंदर तो थोड़े। अब देखो, अगर कोई भी कंट्री, कोई नहीं चाहेगी कि उसका ट्रेड बंद हो जाए, क्योंकि अल्टीमेटली हम लोग क्या देखते हैं कि जब किसी कंट्री का ट्रेड होता है दूसरी कंट्री के साथ तब वो बढ़ती है, राइट, यानी कि तब वो ग्रोथ करती है, क्योंकि अल्टीमेटली ट्रेड से ही तो पैसा आता है ना कंट्री के अंदर। तो और कोई नहीं कंट्री चाहती कि उसका ट्रेड, उसका धंधा पानी बंद हो जाए, क्योंकि धंधा पानी बंद हो गया तो वो कंट्री खत्म फिर, है ना। तो ये था पूरा वो टॉपिक। सिर्फ इतनी अंडरस्टैंडिंग आपको रखनी है, और होपफुली मैं शायद आपको समझाने में मतलब ठीक ठाक तरीके से समझा दिया होगा मैंने ये वाला टॉपिक आपको, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं चाह रहा था कि आपको वेरियस एग्जांपल्स हो जिससे कि हर एक कंसेप्ट आपके माइंड में फीड हो जाए। गाइस, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की गवर्निंग बॉडी का टर्म जो है वो इंडिया का कंप्लीट हो गया है। एज अ चेयरमैन के तौर पर तो इंडिया जो है वो हेड पर थी, अध्यक्षता पर हमें देखने को मिली थी। तो इंडिया का ये जो चेयर का टर्म है गवर्निंग बॉडी का, ये एंड हुआ है रिसेंटली, अक्टूबर 2020 से लेकर जून 2021 तक चला था ये। और लास्ट ईयर इंडिया ने चेयरमैनशिप जो है वो हासिल करी थी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की गवर्निंग बॉडी की, आफ्टर अ गैप ऑफ 35 ईयर्स। तो इतने सालों बाद ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की हेड जो है वो इंडिया बनी थी। तो इसको लेकर आपसे क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। तो पहली बात तो मैं आपको बता दूं गवर्निंग बॉडी के बारे में कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की जो गवर्निंग बॉडी होती है, ये सबसे उच्च, सबसे एपेक्स एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है, जो कि डिसाइड करती है पॉलिसीज के बारे में कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की क्या पॉलिसीज होंगी, क्या इनके प्रोग्राम्स होंगे, क्या इनका एजेंडा होगा, किस प्रकार से इनका बजट एलोकेशन होगा अलग अलग चीजों में। और यही बॉडी जो है वो डायरेक्टर जनरल जो ILO के देखने को मिलते हैं उनको भी इलेक्ट करती है, राइट। और इसकी मीटिंग गवर्निंग बॉडी की हम लोग को जेनेवा, स्विट्जरलैंड में देखने को मिलती है। ILO की बात करें, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की, तो ये एस्टैब्लिश हुई थी एक एजेंसी के तौर पर लीग ऑफ नेशंस की। क्वेश्चन मेरा आपसे है, लीग ऑफ नेशन को बंद करके उसको हटाकर कौन सी बॉडी लाई गई थी? यानी कि लीग ऑफ नेशन जो थी वो उसको बंद कर दिया था और उसकी जगह पर किस बॉडी को लाया गया था? काफी इंपॉर्टेंट है और काफी फेमस बॉडी भी है, अक्सर आप उसके बारे में सुनते हैं। तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद जो है ये एस्टैब्लिश हुई थी और उसके बाद ये एक एजेंसी के तौर पर हम लोग को देखने को मिली थी लीग ऑफ नेशंस की। और इसको एस्टैब्लिश किया गया था 1919 में ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस के थ्रू। क्वेश्चन ये वाला आ सकता है डायरेक्ट, ये भी क्वेश्चन ऐसे कभी कभी आते हैं कि फलाना ट्रीटी है, इसको क्रोनोलॉजी ऑर्डर में अरेंज करो, यानी कि कौन सी ट्रीटी पहले हुई थी, बाद में कौन सी हुई। तो ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस के बारे में याद रखना, 1919 को ये हुई थी, ठीक है। और ये पहली स्पेशलाइज्ड एजेंसी बन गई यूनाइटेड नेशंस की। तो आपने आंसर लिख दिया होगा शायद लीग ऑफ नेशंस का। तो 1946 में बन गई थी ये। और नोबेल पीस प्राइज भी इसको मिला था 1969 में। एक लौती ट्राइपर्टाइट यूनाइटेड नेशन एजेंसी है
जो कि गवर्नमेंट्स को, एम्प्लॉयर्स को और वर्कर्स को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आती है। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसकी रिपोर्ट्स की बात करें तो ये कौन सी रिपोर्ट रिलीज करती है? वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक और ग्लोबल वेज रिपोर्ट। अब गाइस इस न्यूज में बात हो रही है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर के बारे में, IFSC के बारे में। तो ये है क्या, इसको बहुत इजी तरीके से समझते हैं हम लोग, क्योंकि थ्योरी में अगर आप इस पूरी चीज को पढ़ोगे तो काफी कुछ चीजें जो है वो आपको समझ में नहीं आएगी। सिंपल सी बस ये स्लाइड देखो, इस स्लाइड में आपको क्या समझ में आ रहा है? जैसे ये जितने भी बैंक्स हैं, बैंक्स को रेगुलेट किसके द्वारा किया जाता है? RBI के द्वारा। और ये IRDA की बात करें, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के बारे में बात करें तो आप जानते हैं जितनी भी इंश्योरेंस कंपनीज होती है उनको रेगुलेट कौन करती है? IRDA, राइट। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के बारे में, PFRDA के बारे में, तो ये जितने भी पेंशन फंड्स वगैरह होते हैं उनको ये रेगुलेट करती है, राइट। इसके अलावा जैसे शेयर मार्केट वगैरह होता है उसको कौन रेगुलेट करती है? SEBI, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, राइट। तो इसके बारे में आप जानते हो पूरी चीजें। तो बट हमारी कंट्री के अंदर जितने भी, जैसे हमारी कंट्री के अंदर जो लोग फॉरेनर्स जो इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग जो है अगर इस इन पर्टिकुलर एरियाज पर, इन सेक्टर्स पर अगर हम लोग इन्वेस्ट करते हैं तो उसके बाद अगर कोई घोटाला होता है तो हम लोग जाते हैं, जैसे कि बैंक्स में अपन ने इन्वेस्ट किया या बैंक से रिलेटेड कोई इशू है तो हम लोग RBI को अप्रोच कर सकते हैं, इंश्योरेंस कंपनी से रिलेटेड कोई इशू है तो हम लोग IRDA को अप्रोच कर सकते हैं, या फिर IRDA ये सुनिश्चित करती है कि जो भी लोग मतलब इसमें एनरोल्ड हैं, यानी कि जो भी कस्टमर्स यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या फिर जो भी पॉलिसीज वगैरह परचेज कर रहे हैं, तो उनको किसी प्रकार का नुकसान नहीं होना चाहिए। तो उसके ऊपर निगरानी रखने के लिए, उसको मॉनिटर करने के लिए ये बॉडीज हम लोग को ऊपर देखने को मिलती है। बट कोई फॉरेनर जब हमारी कंट्री में किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं या फिर हम लोग किसी फॉरेन कंट्री में इन्वेस्ट करते हैं तो सिक्योरिटी कहां मिल पाती है, राइट? कि अगर कुछ घोटाला होता है या कोई भी इशू होता है तो उसकी सिक्योरिटी तो नहीं मिल पाती, क्योंकि हम तो अप्रोच कर ही नहीं सकते, किसी अथॉरिटी के पास जा ही नहीं सकते जो कि निगरानी रखे पूरी चीजों को, जो हमें सेव करके रखे, हमें प्रोटेक्ट करके रखे कि हमने अगर कोई इन्वेस्टमेंट किया है, जैसे कि आप अगर कोई फॉरेन कंट्री में कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके बाद कुछ घोटाला हो जाए तो फिर आप किसके पास जाओगे? कोई अथॉरिटी तो है नहीं कि जहां पर आप जाकर केस फाइल कर सकते हो, राइट? आप हाथ पैर मारोगे बट आपको एग्जैक्टली पता नहीं होगा कि आपको कहां पर अप्रोच करना है। बट अगर बैंक में कोई घोटाला होता है तो यू नो कि आपको कहां पर जाना है, RBI के पास अप्रोच करनी है। इंश्योरेंस कंपनीज के पास कुछ घोटाला होता है तो आपको IRDA के पास जाना है। तो यू नो एवरीथिंग कि कौन अपनी रेगुलेटरी बॉडी है। बट फॉरेन के लिए अगर आप फॉरेन में इन्वेस्ट कर रहे हो या फॉरेनर अपनी कंट्री में कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उनको कोई आइडिया नहीं कि कौन सी अथॉरिटी के पास, कौन सी बॉडी के पास जाना है अगर कुछ इश्यूज होते हैं तो, राइट? तो ऐसी चीजें ना हो इसके लिए इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, IFSC हम लोग को देखने को मिलता है। तो ये कुछ ऐसे सेंटर्स होते हैं जो कि पूरी तरह से डील करते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट के ऊपर। चाहे कोई फॉरेनर हमारी कंट्री में इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर हम लोग किसी फॉरेन कंट्री में जब इन्वेस्ट करते हैं तो ये जो बॉडी होती है, जो सेंटर्स होती हैं, ये पूरी इन्वेस्टमेंट की जो पूरी प्रक्रिया होती है, यानी कि इनके अंडर कंपनीज आती है। क्योंकि देखो RBI के अंदर जो बैंक्स हम लोग को देखने को मिलती है, IRDA के अंदर जो इंश्योरेंस कंपनीज हम लोग को देखने को मिलती हैं, तो हम लोग ऑब्वियस ही बात है कि हम लोग तो उसी कंपनी के पास इन्वेस्टमेंट करेंगे या उसी कंपनी के पास जाएंगे जो कि लीगल हो और जो इसके अंडर आती हो, यानी कि इन सब बॉडीज के अंडर हम लोग को देखने को मिलती हो। वैसे ही इन सेंटर्स के पास जो भी कंपनीज लिंक्ड होंगी तो उनके पास जाकर हम लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे, या फिर फॉरेनर भी यही देखेंगे कि इंडिया के अंदर ये कोई सेंटर है और इस सेंटर के अंदर जितनी भी कंपनीज लिंक्ड है तो वहां उस कंपनी पर फॉरेनर्स इन्वेस्ट करेंगे, जिससे कि फॉरेनर्स भी जो है वो सिक्योर रहे कि उनका पैसा कहीं नहीं जाएगा। और ये जो बॉडी है ये सुनिश्चित करेगी कि उन्होंने जो भी इन्वेस्टमेंट किया है या जो भी पॉलिसी वगैरह परचेस करी है उस पर उनको कोई घोटाला नहीं होने वाला और या फिर उस पर उनको कोई लॉस नहीं होगा, राइट? तो ये चीजें हैं, इसको लेकर ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर्स हम लोग को देखने को मिलते हैं। तो सिंपल सी चीज ये एक अंडरस्टैंडिंग आपको रखनी है। और इसमें लंदन, न्यूयॉर्क, सिंगापुर ऐसी जगह पर हम लोग को ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर्स देखने को मिलते हैं। या इन सेंटर्स के आने से फायदा ये होता है कि कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट आने लगता है, क्योंकि इन्वेस्टर जो होता है वो बिल्कुल फ्री हो जाता है, उसको कोई चिंता नहीं होती कि हम लोग अगर यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे तो उसका पैसा डूबेगा नहीं। तो वो वेरियस पेंशन फंड्स में, इंश्योरेंस कंपनीज में, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, राइट? तो ये वाली चीजें हैं। और ग्लोबल टैक्स मैनेजमेंट और क्रॉस बॉर्डर टैक्स लायबिलिटी ऑप्टिमाइजेशन भी देखने को मिलता है। बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड होती है इन सेंटर्स के थ्रू, राइट? जैसे कि अगर हम लोग बात करें अकाउंटेंट्स की, लॉ फर्म्स की, फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज की, तो इनको बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। इसके अलावा फंड रेजिंग के पर्पस के लिए या लिक्विडिटी इन्वेस्टमेंट के पर्पस के लिए या एसेट लिक्विडिटी मैचिंग के पर्पस के लिए ये यहाँ पर फायदा मिल जाता है, यानी कि पैसा आने लगता है इंडिया के अंदर या फिर जिस भी कंट्री के अंदर ये सेंटर होगा उस कंट्री के अंदर पैसा आएगा, इन्वेस्टमेंट आएगा, क्योंकि इन्वेस्टर्स केयर फ्री हो जाते हैं प्रॉपर तरीके से, पूरी तरीके से, राइट? और क्या IFSC किसी स्पेशल इकोनॉमिक जोन में सेटअप की जा सकती है? तो हाँ, की जा सकती है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट 2005 के तहत अलाउ किया गया था कि IFSC जो होगी
वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर जो है वो सेटअप की जा सकती है। अब गाइस देखिए, ये वाला जो टॉपिक है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं चाहूंगा पूरा फोकस आप इस टॉपिक पर रखें, राइट, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो देखिए, गुजरात इंटरनेशनल मैरीटाइम आर्बिट्रेशन सेंटर, आर्बिट्रेशन सेंटर ये है क्या, इसको हम लोग पहले समझते हैं। तो देखिए, आर्बिट्रेशन का मतलब, जहां पर भी आर्बिट्रेशन शब्द आए आपको सिंपल पता होना चाहिए ये क्या है, कोर्ट हम लोग को देखने को मिल रही है, जहां पर डिस्प्यूट्स वगैरह जो होते हैं ना, मामले वगैरह जो होते हैं वो रिजॉल्व होते हैं। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर सेंटर में मामले जो है वो रिजॉल्व होंगे। किससे रिलेटेड मामले रिजॉल्व होंगे, तो देखो हमें मैरीटाइम लिखा हुआ है, तो मैरीटाइम सेक्टर, समुद्री सेक्टर जो है, क्षेत्र जो है, उससे रिलेटेड मामले यहां पर रिजॉल्व होंगे। और किस टाइप के समुद्री मामले, इंटरनेशनल। तो इंटरनेशनल लेवल के समुद्री मामले जितने भी होंगे वो यहाँ पर रिजॉल्व होंगे इस आर्बिट्रेशन सेंटर पे। आप बोलोगे सर किस टाइप के, समझ में नहीं आ रहा, ये किस टाइप के मामले, किस टाइप के डिस्प्यूट हो सकते हैं। तो देखो देखो, एमएनसी होती है, मल्टीनेशनल कंपनी हो गई, या फिर फॉरेन इन्वेस्टर हो गया, राइट। जैसे ही हम अपनी कंट्री के अंदर पोर्ट्स वगैरह बनवाते हैं, और पोर्ट्स में बहुत सारी काम होता है, ऐसा नहीं है कि एक बार पोर्ट बना दिया और काम फिनिश हो गया, उसको मेंटेन करने का काम होता है, उसमें नई नई टेक्नोलॉजीज लाने का काम होता है, राइट, लगातार, राइट। तो किसी फाइनेंशियल इन्वेस्टर ने यहाँ पर जो है वो इन्वेस्ट किया, फॉरेन इन्वेस्टर ने, राइट, फाइनेंस जो है वो प्रोवाइड किया, फंड जो है वो प्रोवाइड किया स्पोर्ट के अंदर, बट कुछ ऐसा हो गया कि उसको पर्याप्त शेयर नहीं मिल रहा है, जो भी XYZ इशू हुआ, तो उसका जो मामला है वो इस आर्बिट्रेशन सेंटर पर जो है वो चलेगा, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। तो ये है आर्बिट्रेशन सेंटर, इस प्रकार के मामले यहां पर हमें देखने को मिलते हैं। तो गुजरात मैरीटाइम यूनिवर्सिटी ने साइन करी है एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी के साथ, जो कि गिफ्ट सिटी में हमें देखने को मिलती है, राइट। और इसमें गुजरात इंटरनेशनल मैरीटाइम आर्बिट्रेशन सेंटर को प्रमोट किया जा रहा है। तो IFSC जो है वो इसमें मैरीटाइम सेक्टर भी अब शामिल किया गया है, राइट, कि मैरीटाइम सेक्टर में जितने भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट होंगे तो उनकी कार्रवाई भी यहां पर इस आर्बिट्रेशन सेंटर पर हमें देखने को मिलेगी। अब देखिए, IFSC समझने के बाद आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, राइट, कि IFSC जो है वो ये बेसिकली एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट को रेगुलेट करने का मेनली इसका काम होता है, कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर आया, राइट, तो क्या रहता है कि एटलीस्ट फॉरेनर जो होते हैं वो सिक्योर्ड रहते हैं कि यहां पर जो उन्होंने इन्वेस्ट किया है, जो भी पर्टिकुलर कंपनी के साथ या जो भी बॉडी के साथ जो IFSC से कनेक्टेड है, तो फॉरेन इन्वेस्टर को एटलीस्ट सिक्योरिटी होती है कि उनका पैसा डूबेगा नहीं, राइट। तो ये चीज है, या फिर उन्हें जो है वो न्याय मिल जाएगा, राइट, अगर कुछ डिस्प्यूट होता है तो ये चीज हमें देखने को मिलती है। और मैरीटाइम सेक्टर में अभी तक ऐसा कुछ हम लोग को आर्बिट्रेशन सेंटर नहीं देखने को मिल रहा था, जो कि अब फाइनली IFSC के अंडर हमें देखने को मिल रहा है, राइट। GIMAC, गुजरात मैरीटाइम, गुजरात इंटरनेशनल मैरीटाइम आर्बिट्रेशन सेंटर है ये। और ये मैरीटाइम क्लस्टर का एक पार्ट है जो कि सेटअप किया जा रहा है गुजरात मैरीटाइम बोर्ड के द्वारा। और ये गिफ्ट सिटी के अंदर ही IFSC जहां पर है वहीं पर ही हमें देखने को मिल रहा है, गांधीनगर गुजरात में। तो क्वेश्चन ये भी अगर आ जाए गिफ्ट सिटी कहां पर है, तो गांधीनगर गुजरात, आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब इसी आर्बिट्रेशन सेंटर की बात करते हैं, मैरीटाइम आर्बिट्रेशन सेंटर। तो ये पहला प्रकार का हमारा सेंटर है जो कि जितने भी, देखो मैंने आपको बताया था ना, जितने भी डिस्प्यूट है समुद्री क्षेत्र से लेकर शिपिंग सेक्टर से रिलेटेड, वो यहां पर जो है वो रिजॉल्व होंगे, राइट। और GIMAC जो है वो क्यों सेटअप की गई है, तो आइडिया ये है कि हमें वर्ल्ड क्लास आर्बिट्रेशन सेंटर को क्रिएट करना है। फोकस ये है कि जितने भी मैरीटाइम डिस्प्यूट्स और शिपिंग डिस्प्यूट्स हमें देखने को मिलते हैं वो रिजॉल्व हो, जिससे कि जितने भी कमर्शियल और फाइनेंशियल कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं वो जल्दी जल्दी इंडिया में रिजॉल्व हो, और इवन फॉरेन इन्वेस्टर जो है वो सिक्योर्ड रहे कि वो अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे इंडिया के अंदर तो एटलीस्ट मतलब उनको न्याय मिलेगा, राइट, उनका केस जो है वो वहीं पर रिजॉल्व होगा। तो ये चीज हमें देखने को मिल रही है। और आज की डेट में 35 से भी ज्यादा आर्बिट्रेशन सेंटर हमारी कंट्री के अंदर है, बट कोई भी आर्बिट्रेशन सेंटर मैरीटाइम सेक्टर से रिलेटेड हमें नहीं देखने को मिला था। और जैसे मान के चलो कि आज की डेट में जब भी अगर कुछ इशू होता है मैरीटाइम सेक्टर को लेकर, तो केस जो है वो कहां पर लगता है, तो सिंगापुर के आर्बिट्रेशन सेंटर पर केस लगता है, या अभी तक लगता था। बट अब इसके आने के बाद हमारे यानी कि गुजरात इंटरनेशनल मैरीटाइम जो आर्बिट्रेशन सेंटर है, इसके आने के बाद जो है वो केसेस अब बाहर नहीं लगेंगे, इंडिया में ही इंडिया के केसेस जो है वो रिजॉल्व होंगे, राइट। क्लियर है आपको यहां तक बातें। गिफ्ट सिटी के बारे में भी दो चार बातें जान लो। गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, गिफ्ट सिटी ये हमें देखने को मिलती है। ये बिजनेस डिस्ट्रिक्ट जो है गुजरात की वो मानी जाती है, अहमदाबाद के नजदीक में ये हम लोग को देखने को मिलती है गुजरात के अंदर। और इंडिया की पहली ऑपरेशनल ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी है ये,
अब ग्रीन फील्ड का मतलब क्या होता है? देखो दो चीजें होती हैं, एक ग्रीन फील्ड और एक ब्राउन फील्ड हमें देखने को मिलती है। इसका डिफरेंस भी अभी के भी आप समझ लो। जैसे कि एक खाली जमीन है, ठीक है, एक खाली जमीन है और मैंने इस पर जीरो से जो है वो बिल्डिंग बनाना शुरू किया, तो ये कौन सा प्रोजेक्ट हुआ? ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट हुआ, राइट, जिसमें मैं जीरो से जो है वो कार्य करना शुरू कर रहा हूं। बट जैसे फॉर एग्जांपल ये एक ऑलरेडी बिल्डिंग बनी हुई है, इसके ऊपर मैं एक और माला बना रहा हूं, मतलब मैंने क्या किया, एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट के ऊपर मैं काम कर रहा हूं, तो ये क्या हो गया? ब्राउन फील्ड हो गया। तो जहां पर जीरो से प्रोजेक्ट जो शुरू होता है वो ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट होता है, और जो प्रोजेक्ट ऑलरेडी एग्जिस्टेड होता है और उस पर फिर काम होता है तो फिर वो ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट होता है। तो ये इंडिया की पहली ऑपरेशनल ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी हमें देखने को मिलती है, और आईएफएससी यहीं पर ही है, राइट, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, राइट। और जो गुजरात गवर्नमेंट जो है ये प्रमोट करती है यहां पर ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट को, और ये कहां पर लोकेटेड है? साबरमती नदी के किनारे पर ये हमें देखने को मिलती है। क्लियर है आपको यहां तक पूरी बात है? तो ये पूरी चीज आपको अच्छे से समझनी है, स्पेशली आईएफएससी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं, और जीआईएमएससी से रिलेटेड भी आप क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो बहुत अच्छे से इस टॉपिक को रखिएगा दिमाग में। अब देखिएगा, इस बताया जा रहा है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट इन्होंने 8,441.50 करोड़ रुपीस जो है वो बैंक को ट्रांसफर किए हैं, राइट। तो इस पर हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे, यानी कि करोड़ रुपीस नहीं, आप कह सकते हैं एसेट, राइट, एसेट यानी कि प्रॉपर्टीज जिनकी कीमत इतनी है, आप कह सकते हो लगभग 8,500 करोड़ रुपए, तो ये ईडी ने जो है वो ट्रांसफर किए हैं बैंक्स को। तो ये वाली चीज तो हालांकि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट, बट फिर भी मैं आपको एक आइडिया देता हूं ईडी के बारे में। तो ईडी क्या होता है ये हम लोग बेसिकली समझेंगे, राइट। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, प्रवर्तन निदेशालय क्या होते हैं, इनसे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि अक्सर आप देखते होंगे न्यूज में ईडी ने छापा मारा, ईडी ने किसी को पकड़ लिया, राइट। तो ऐसी न्यूज आती रहती है, अक्सर आप देखते रहते होंगे अगर रैंडमली आप पेपर पढ़ते होंगे तो, राइट। वैसे जरूरत नहीं है, आप अगर इस लेक्चर को कंटिन्यू कर रहे हो, रेगुलर बेसिस पर फॉलो कर रहे हो, तो इतना टाइम इन्वेस्टमेंट करो अलग से पेपर पढ़ने में, क्योंकि दो बार चीज पढ़ने का कोई सेंस नहीं है। बट अगर आपके पास टाइम है तो आप डेफिनेटली पढ़ सकते हैं। बट मैं यही कहता हूं आप लोगों से, आप जो है वो रेगुलर लेक्चर्स को फॉलो करें। लेक्चर्स को फॉलो करने के बाद अपने जनरल स्टडीज के जो आपके टारगेट्स हैं, टॉपिक्स हैं, उनको कवर करें, साथ ही साथ ऑप्शनल के टॉपिक्स को, टारगेट्स को आप कवर करें, क्वेश्चंस वगैरह थोड़ी सी प्रैक्टिस करें, राइट, रेगुलर बेसिस और मेंस आंसर राइटिंग, प्रीलिम्स के भी 2 4 5 10 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के लगा लो, राइट। फिर इतना सब कुछ करने के बाद अगर आपके पास टाइम बच जाता है तो डेफिनेटली आप पढ़ सकते हो दूसरी चीजें, राइट। उसके लिए मैं कभी आपको रोकता ही नहीं हूं कि पढ़ते रहना ही चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ाई करना कोई बुरी बात नहीं है, राइट। बट अभी आपके पास टाइम कम है तो टाइम को स्मार्टली यूटिलाइज करो। जब यहाँ पर पूरी चीज आपको प्रोवाइड की जा रही है तो डबल डबल करने का कोई सेंस है नहीं, और बाकी फिर आपकी मर्जी। और मैं यहाँ पर पूरी चीज आपकी कवर कराता हूँ और इससे रिलेटेड प्रूफ भी देता हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन पर आप देख सकते हैं कि मैं जो चीज कवर कराता हूँ उन्हीं से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, राइट। अब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है गाइज, ये जो है वो इन्होंने एसेट्स यानी कि प्रॉपर्टीज आप कह सकते हैं 8,500 करोड़ की लगभग ये ट्रांसफर करी है पब्लिक सेक्टर बैंक्स को, जो कि लॉसेस सफर कर रही हैं। क्योंकि आपको पता है गाइज कि कुछ फ्रॉड हैं, विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी जैसे, जिन्होंने 22,585 करोड़ रुपए का लगभग घोटाला जो है वो किया हुआ है, राइट, इंडिया के अंदर। तो उसके कारण बैंक जो है हमारी वो काफी मतलब एनपीए हो गया, नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो गया, बैंक के पास काफी लॉसेस में हमें देखने को मिल रही हैं। तो थोड़ा सा राहत देने के लिए बैंकों को ईडी ने जो है वो इनकी प्रॉपर्टी अटैच करके जो है वो बैंक को ट्रांसफर करी है। अब देखिएगा इस पूरा मामला क्या है, इसको हम लोग समझ लेते हैं, हालांकि ये वाली चीज काम की नहीं है। तो प्रवर्तन निदेशालय, जिसको हम लोग इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है वो कहते हैं, तो इनके द्वारा शुरू की गई मनी लॉन्ड्रिंग की जांच में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लेन देन के एक जटिल जाल का पता लगा है। तो फर्स्ट पॉइंट, ईडी ने जो है वो पता लगा लिया कि किस प्रकार से जो है वो ट्रांजैक्शन होता है, राइट, यानी कि किस प्रकार से ये जो फ्रॉड्स हैं ये ट्रांजैक्शन करते हैं, पैसे को अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री में जो है वो भेज देते हैं, राइट। तो इसका एक जटिल जाल, कॉम्प्लेक्स वेब जो है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन का, ये पता लगा लिया है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने, राइट। और इसके माध्यम से इस चीज से आरोपी व्यक्ति और उनके सहयोगी, जो अक्यूज्ड पर्सन है और उनके जो एसोसिएट्स हैं, इनके द्वारा विदेशों में जमा की गई संपत्ति का भी खुलासा हुआ है। यानी कि दूसरा पॉइंट ये पता लगा है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को कि ये जो फ्रॉड्स हैं इनकी कितनी कितनी प्रॉपर्टी जो है वो विदेशों में हम लोग को देखने को मिल रही है, राइट। तो इसके बारे में भी खुलासा हो गया है। और इन आरोपियों द्वारा बैंक से प्राप्त धनराशि, यानी कि इन आरोपियों को जो बैंक से जो लोन्स वगैरह मिला था, जिसको नहीं चुकाया इन लोगों ने और फरार हो गए ये लेकर पैसा, तो इसको इन्होंने किस प्रकार से ट्रांसफर किया और किस प्रकार से बेईमानी से देश के बाहर भेजा, तो उस रूट के बारे में भी जो है वो पता लग गया है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को। और इस चीज में इनकी कुछ कंपनी, फर्जी कंपनी जो है इसका इन्होंने इस्तेमाल किया था, उसका भी पता लगा है, जिसके बारे में मैं आपको ऑलरेडी मनी लॉन्ड्रिंग
वाले जो टॉपिक है उसमें कवर करा चुका हूं कि मनी लॉन्ड्रिंग में किस प्रकार से मनी लॉन्ड्रिंग काम करती है, किस प्रकार से ब्लैक मनी जो है वो बाहर चला जाता है, राइट, या किस प्रकार से हवाला सिस्टम के थ्रू ब्लैक मनी जो है वो रोटेट होता है, राइट। हवाला के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पर लिख देना, मैं उसकी लिंक आपको प्रोवाइड करा दूंगा। वैसे तो अभी आपने लेक्चर में FATF के टॉपिक को कवर किया होगा, तो उसमें मैंने हवाला के बारे में भी आप लोग को एक जानकारी दी है कि हवाला सिस्टम किस प्रकार से काम करता है, राइट। तो वैसे होता क्या, मैं आपको एक आइडिया देता हूं कि ये फर्जी कंपनी की जो बात हो रही है ना, इन फर्जी कंपनी को क्या बोलते हैं, शेल कंपनीज। शेल कंपनीज कहा जाता है, लिख लो एक बार, शेल कंपनीज, SHELL। शेल कंपनी ये हमें देखने को मिलती है, ये फर्जी कंपनियां होती है, फेक कंपनी होती है, यानी कि एक्चुअल में कोई कंपनी नहीं है, राइट। एक्चुअल में कोई कंपनी नहीं है, कोई काम वाम नहीं हो रहा, सिर्फ ऑन पेपर ये कंपनी बना देते हैं और दिखाते हैं कि हम अपनी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और वहां से या फिर हवाला के थ्रू बाहर पैसा भेज दिया जाता है और फिर क्या करते हैं, ये अपनी कंपनी से पैसा जो है वो देश के अंदर ले आते हैं। तो ऐसा ब्लैक मनी से व्हाइट मनी ये कन्वर्ट करते हैं, राइट। तो इस तरीके की एक्टिविटी इनकी हमें देखने को मिलती है, राइट। ये हवाला सिस्टम के थ्रू पैसा जो है वो पहले तो बाहर फॉरेन कंट्री में पहुंचा दिया, फिर फॉरेन कंट्री से वही पैसा जो है वो अपने पास ले आए, अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया और शो कर दिया कि यार हमारी तो कंपनी ने ये प्रॉफिट किया है। तो इस प्रकार की हरकतें ये लोग करते हैं, राइट। और बताया जा रहा है कि तीनों के तीनों जो अक्यूज हैं, यानी कि जो आरोपी हैं, ये बाहर भाग गए थे, विदेश चले गए थे, आपको पता है इनके बारे में, राइट। और धन शोधन निवारण अधिनियम, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो हमें देखने को मिलता है, इसके तहत जांच पूरी होने के बाद तीनों आरोपियों के खिलाफ अभियोजन मुकदमे दर्ज किए गए हैं, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। और प्रत्यर्पण, एक्स्ट्रेडिशन, अब एक्स्ट्रेडिशन क्या होता है, इस टॉपिक को भी डिटेल में मैंने कवर किया हुआ है। ये अपना जो जनरल स्टडीज का जो चैनल है उसको आप जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन पर उसकी आपको लिंक मिल जाएगी, वहां पर ये वाला जो अलग से वीडियो जो है वो अपलोड किया हुआ है। अगर बाय चांस वो ना मिले तो उसकी लिंक आप मांग लेना, राइट, अपने टेलीग्राम के चैनल पर, तो उसकी लिंक आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो एक्स्ट्रेडिशन जो है इस प्रत्यर्पण जो है, इसका जो वर्तमान स्थिति है, प्रेजेंट स्टेटस है, वो क्या है, इसके बारे में आपको मैं समझाता हूं। तो विजय माल्या के प्रत्यर्पण का आदेश ब्रिटेन के वेस्टमिनिस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट द्वारा दिया जा चुका है, मतलब कि ब्रिटेन की कोर्ट ने बोल दिया है कि इसको भेजो, विजय माल्या को इंडिया भेजो, क्योंकि एक्स्ट्रेडिशन में होता यही है कि जो भी आरोपी जो होते हैं वो बाहर भाग गए होते हैं, तो हम दूसरी कंट्री से रिक्वेस्ट करते हैं कि उस आरोपी को हमें सौंपे। तो वहां की कोर्ट ने जो है वो बोल दिया है विजय माल्या को कि यानी कि आदेश दे दिया कि विजय माल्या जो है वो इंडिया पहुंचाया जाएगा। बट इसकी यूनाइटेड किंगडम के अंदर, ब्रिटेन के अंदर उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि भी की जा चुकी है, यानी कि वहां की हाई कोर्ट ने इसको भी कंफर्म कर दिया है ब्रिटेन की कोर्ट के डिसीजन को कि उसको जो है वो भेजा जाए। बट अभी जो पूरा मामला जो है ये ब्रिटेन के गृह विभाग के पास, होम डिपार्टमेंट के पास जो है वो काफी लंबे समय से लंबित है। तो मतलब कि वहां की कोर्ट ने अलाउ कर दिया, बट वहां की गवर्नमेंट अभी जो है वो इस मामले को रोकी हुई है, पता नहीं क्यों, राइट। और इसके अलावा जैसे नीरव मोदी की बात करें तो नीरव मोदी पर भी ये सेम आदेश जो है वो दिया जा चुका है कि इसको जो है वो भेजा जाए वापस इंडिया, क्योंकि आरोप करके आया है, यानी कि वहां से फ्रॉड किया है इसने और आया है। बट वहां की गवर्नमेंट जो है वो अभी तक डिसीजन नहीं ले रही है। और मेहुल चौकसी को डोमिनिका में हिरासत में लिया गया है। तो ये मेहुल चौकसी जो है वो डोमिनिका में है, बाकी ये दोनों नीरव मोदी और विजय माल्या यूके में, ब्रिटेन में हमें देखने को मिल रहे हैं। अब देखिए यहां पर आपको इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के बारे में जानना है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट कौन होते हैं, प्रवर्तन निदेशालय जिसको हम लोग बोलते हैं, तो इनके बारे में हम लोग जानेंगे। तो ये जो डायरेक्टरेट जो है गाइस, इसकी शुरुआत होती है 1956 में, 1 मई 1956 में। उस समय इसे इन्फोर्समेंट यूनिट जो है वो कहा जाता था। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है वो उसको बाद में कहना शुरू किया, पहले ये इन्फोर्समेंट यूनिट के नाम से जानी जाती थी ये बॉडी, राइट। और ये किस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के अंडर थी, तो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंडर ये हमें देखने को मिलती थी। ये वाली चीज भी आप ध्यान में रखिएगा, आर्थिक मामलों के विभाग में ये शामिल थी। और इसको काम दिया गया था एक्सचेंज कंट्रोल लॉज वायलेशन का, राइट। यानी कि एक्सचेंज कंट्रोल मतलब कि एक कंट्री से, एक एक्स कंट्री से पैसा वाई कंट्री में अगर ट्रांसफर हो रहा है तो इस एक्सचेंज के दौरान किसी प्रकार का फ्रॉड तो नहीं हो रहा। तो इस चीज को हैंडल करने के लिए या फिर इस एक्सचेंज के दौरान किसी पर्टिकुलर नियम का उल्लंघन तो नहीं हो रहा, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1947 का कोई रेगुलेशन यानी कोई वायलेशन तो नहीं हो रहा। तो इस चीज को देखने के लिए, इस चीज को रेगुलेट करने के लिए इन्फोर्समेंट यूनिट बनाई गई थी। यानी कि सिंपल तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग ही है कि ये चेक करना है कि कहीं इलीगल तरीके से लोग जो है वो पैसे ट्रांसफर तो नहीं कर रहे, राइट। तो उसका कार्य जो है वो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को सौंपा गया था। बट उस समय इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के नाम से नहीं जानी जाती थी, इन्फोर्समेंट यूनिट के नाम से जानी जाती थी। फिर
अगले साल 1956 में ये बनी थी, फिर अगले साल 1957 का समय आया, तो अगले साल ही इसको, इसकी यूनिट जो इसमें लिखा हुआ है ना इन्फोर्समेंट यूनिट, उसको रिप्लेस कर दिया गया इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट से। तो अब ये इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के नाम से जानी जाने लगी 1957 से ही, राइट, यानी कि जिस समय ये बनी थी उसके जस्ट अगले साल से। और प्रेजेंटली ये किस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री के अंडर आती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंडर आती है, राइट। पहले जो थी ये डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंडर हमें देखने को मिली थी इनिशियली। अब इसके अलावा बात करें गाइस, ये ऑर्गेनाइजेशन को क्या कार्य सौंपे गए, तो वैसे तो आपको एक आइडिया लग ही गया होगा कि किस टाइप के इसके कार्य होते हैं। तो मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना जैसे एक कार्य हम लोग को इसका देखने को मिलता है, इलीगल मनी जो है वो ट्रांसफर तो नहीं हो रहा, एक्सचेंज सिस्टम के अंदर कोई लूप होल्स तो नहीं है जिसका इस्तेमाल लोग कर रहे हैं और प्रॉफिट छाप रहे हैं, तो ये सब चीजें देखती है ये। तो देखिए इस संगठन का जो कार्य है, ये दो विशेष राजकोषीय विधियां, दो स्पेशल फिस्कल लॉज जो हम लोग को कानून हमें देखने को मिलते हैं, उसके प्रोविजन को इन्फोर्स करना, लागू करना, ये इसका कार्य होता है। जैसे कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 का और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 का, ये दो कानून जो है गाइस, ये चेक करती है इन कानून का कहीं उल्लंघन तो नहीं हो रहा, राइट। तो इसको चेक करने का इसका काम होता है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का। अब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट एक तो डायरेक्टली भी रिक्रूट करती है, राइट, ऑफिशियल्स को, इवन कई बार ये ऑफिसर्स को अलग अलग इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी से शामिल कर लेती है अपने अंडर, राइट। जैसे कि कस्टम एंड सेंट्रल एक्साइज के जो ऑफिसर्स होते हैं, इनकम टैक्स के ऑफिसर्स, पुलिस हो गए, राइट। तो और भी काफी सारे ऑफिसर्स को ये अपने पास जो है वो बुलवा लेती है, राइट, अपने पास अटैच कर लेती है। और इसके दूसरे कार्य हम लोग को क्या देखने को मिलते हैं, फ्यूजिटिव्स, मतलब कि जो भगोड़े जो लोग होते हैं ना इंडिया के अंदर फ्रॉड करके भाग जाते हैं, तो फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स जो होते हैं इंडिया के अंदर घोटाला करके भाग गए, जैसे विजय माल्या, नीरव मोदी, राइट। तो इनसे रिलेटेड मामले भी जो होते हैं, केसेस भी जो होते हैं, उस पर भी ये डील करती है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। और प्रिवेंटिव डिटेंशन का इसका काम होता है, मतलब कि आप बात को समझना, प्रिवेंटिव डिटेंशन हम लोग कब यूज करते हैं, जब घटना नहीं हुई है, जब क्राइम नहीं हुआ है, तो क्राइम होने से पहले ही ऑब्जर्व करके उस क्राइम को रोकने का भी इसका काम होता है, राइट। और ये हम लोग को देखने को मिलता है FEMA, अभी मैंने आपको बताया था, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट जो हमें देखने को मिलता है, उसके हम लोग को कॉन्ट्रवेंशन से रिलेटेड जो कानून हम लोग को और नजर आते हैं, जैसे कि कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज एक्ट। देखो, प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज एक्ट मतलब कि प्रिवेंट करना, राइट, किसको, स्मगलिंग वगैरह को, अभी स्मगलिंग हुई नहीं है, क्राइम हुआ नहीं है, उसे प्रिवेंट करना, तो ये भी इसके कार्यों में शामिल है, इस प्रकार के कार्य, राइट। अब इसकी कुछ स्पेशल कोड भी होती है, इनसे रिलेटेड जो भी मामला जो चलता है ना, वो एक स्पेशल कोर्ट में चलता है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के सेक्शन 4 के तहत इनके जो ट्रायल्स जो होते हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट से कंसल्ट करने के बाद एक या एक से ज्यादा सेशन कोर्ट, जिसे हम लोग स्पेशल कोर्ट बोलते हैं, तो उसे जो है वो डेजिग्नेट कर सकती है। यानी कि केंद्र सरकार चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के साथ डिसाइड करके, कंसल्ट करके जगह जगह पर जो है वो स्पेशल कोर्ट जो है वो बनवा सकती है, जहां पर इस प्रकार के मामले, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड या फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट से रिलेटेड जो मामले जो हैं, वो हम लोग को यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट से रिलेटेड मामले जो है वो यहाँ पर दर्ज होते हैं, राइट। और इन कोड को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट कोड भी जो है वो कहा जाता है। और अपील जो होगी, जैसे कि इस कोर्ट ने जो फैसला दिया, तो उस फैसले को कहां पर सुना जाएगा, तो हाई कोर्ट में, यानी कि जिस जगह पर वो सेशन कोर्ट है, उस जगह की हाई कोर्ट में जो है वो फैसला फिर फर्दर सुना जाएगा। जो होता है ना अपीलेट सिस्टम, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फैसला आया तो उस फैसले को आप जो है वो हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो, हाई कोर्ट के फैसले को आप सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो। वैसे ही इसकी अपील जो होती है इस पर्टिकुलर कोर्ट के द्वारा, स्पेशल कोर्ट के द्वारा ऑर्डर जो पास किया गया होता है, तो उस ऑर्डर की सुनवाई जो होती है, यानी कि उसके अगेंस्ट जो सुनवाई होती है, वो हाई कोर्ट में हम लोग को देखने को मिलती है। तो ये वाला पॉइंट भी आप अच्छे से दिमाग में रखिएगा। तो ये था पूरा वो टॉपिक जिसकी आपको एक अच्छी जानकारी होनी चाहिए ईडी से रिलेटेड। अब पेपर 2 से रिलेटेड गाइस सिर्फ इतने ही टॉपिक्स थे। नाउ हम लोग पेपर 3 के टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं। चाइना ने पहली बुलेट ट्रेन जो है वो तिब्बत में लॉन्च करी है और ये इंडियन बॉर्डर के काफी नजदीक बताई जा रही है। पहली फुली इलेक्ट्रिफाइड बुलेट ट्रेन जो है वो चाइना ने लॉन्च कर दी है तिब्बत के हिमालयन रीजन पर, और ये कनेक्ट कर रही है तिब्बत की कैपिटल ल्हासा को निंगशी के साथ, राइट। और ये स्ट्रेटेजिकली लोकेशन पर है, स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर है, तिब्बतन बॉर्डर पर, और हमारे अरुणाचल प्रदेश के काफी नजदीक ये बताई जा रही है। और ये लाइन जो है गाइस, ये सिचुआन तिब्बत रेलवे का एक सेक्शन बताया जा रहा है। रेलवे लाइन ब्रह्मपुत्रा नदी को, जिसे वहां पर तिब्बत में यारलंग जैंगबो के नाम से जाना जाता है, तो 16 बार 16 टाइम्स जो है वो पार करेगी।
राइट, क्रॉस करेगी ब्रह्मपुत्र नदी को रेलवे लाइन। वैसे तो आपको ये मतलब इंटरनेशनल रिलेशंस पॉइंट ऑफ व्यू से ये फैक्ट पता होना चाहिए कि अरुणाचल प्रदेश के पास जो है वो बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन जो है वो हम लोग को चाइना की तरफ से देखने को मिल रहा है। और हालांकि ऐसा नहीं है कि हम लोग कंस्ट्रक्शन नहीं कर रहे हैं, हम लोग भी कंस्ट्रक्शन में इन्वॉल्व हैं, राइट, बट हम लोग जो है वो डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं। बट चाइना की जो स्ट्रेटेजी आप जानते हैं अलग टाइप की होती है कि अगर उसे अपनी आर्मी को, अपनी मिलिट्री को इस जगह पर पहुंचाना है जल्दी, तो उसके लिए वो इस प्रकार के ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी जो है वो अवेलेबल करवा रही है। अगर कल को कुछ होता है तो उसकी आर्मी मिलिट्री जो है वो, या उसके जो रिसोर्सेज वगैरह जो है मिलिट्री के, वो तुरंत यहाँ पर पहुंचा सके वो जल्दी, राइट। बट हम लोग भी जो है वो काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग काम नहीं कर रहे हैं, तो ये वाली चीज भी आप ध्यान में रखिएगा, राइट। अब प्रोजेक्ट सी बर्ड की यहां पर बात हो रही है गाइस, तो ये लार्जेस्ट नेवल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हम लोग को इंडिया का देखने को मिलता है। इस प्रोजेक्ट का मेन एम ये है कि क्रिएट करना एक नेवल बेस, कहां पर, कारवार पर, राइट, इंडिया के वेस्ट कोस्ट में। तो नेवल बेस क्रिएट करने के लिए प्रोजेक्ट सी बर्ड हमें देखने को मिल रहा है। अब देखो, हमारा जब नेवल बेस कंप्लीट हो जाएगा, तो कंप्लीट होने के बाद ये प्रोग्राम जो है वो हमारी इंडियन नेवी को बहुत हेल्प करने वाला है, क्योंकि ये लार्जेस्ट नेवल बेस बन जाएगा वेस्टर्न कोस्ट में, और लार्जेस्ट नेवल बेस स्विस कैनाल के ईस्ट वाले हिस्से में, यानी कि स्विस कैनाल के आप ईस्ट की तरफ जाएंगे तो अभी तक कहीं पर भी इतना बड़ा नेवल बेस नहीं है जो कि इंडिया में बनकर तैयार होगा, राइट। और फर्दर ये क्या करेगा गाइस, ये प्रमोट करेगा, बूस्ट करेगा, राइट, ऑपरेशनल रेडीनेस को हमारी आर्म फोर्सेस के। इस नेवल बेस के आने के बाद हमारी आर्म फोर्सेस जो है वो कंप्लीटली जो है वो रेडी हो जाएंगी किसी भी ऑपरेशन के लिए, और इवन ट्रेड को भी बढ़ाने में मदद करेगा, साथ ही साथ इकोनॉमी को और ह्यूमैनिटेरियन एड ऑपरेशन को भी जल्दी जल्दी जो है वो हम लोग तैनात कर सकते हैं, लॉन्च कर सकते हैं इस नेवल बेस के चलते, राइट। तो ये चीज आप लोग को थोड़ी सी ध्यान में रखनी है इसके बारे में। गाइस बात करेंगे अब मैरीटाइम स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल के बारे में, समुद्री राज्य विकास परिषद के बारे में। इन दो वर्ड पर फोकस करूं, राइट, मैरीटाइम और डेवलपमेंट। तो मैरीटाइम सेक्टर जो है उसके डेवलपमेंट की बात हो रही है, समुद्री क्षेत्र जो हमें देखने को मिलता है उसके डेवलपमेंट की बात हो रही है। जैसे कि पोर्ट्स हैं हमारी कंट्री के अंदर, पोर्ट्स जो हमें देखने को मिलते हैं, बंदरगाह देखने को मिलते हैं, तो उनको डेवलप करने की बात हो रही है। तो ये जो काउंसिल है वो किस पर काम करेगा, डेवलपमेंट से रिलेटेड जो है वो राय देगा। तो ये बेसिकली एक एडवाइजरी काउंसिल है, राइट। और ये सबसे एपेक्स, सबसे उच्च जो है वो हम लोग को एडवाइजरी बॉडी देखने को मिलती है, जो किसके बारे में एडवाइस करती है कि मैरीटाइम सेक्टर को किस प्रकार से डेवलप करना है। जैसे कि हमारे जो पोर्ट है, बंदरगाह वगैरह जो है, राइट, तो उन पोर्ट्स में वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी जो है वो लेकर आना। तो इसके नाम से ही हमने पूरी चीज डिकोड कर दी। तो देखो, नाम को अगर आप अच्छे से समझोगे ना टॉपिक के, तो आपको आधी से ज्यादा 50% ज्यादा चीजें ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगी। तो मैरीटाइम स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल, तो स्टेट भी अब यहां पर आ गया है। तो स्टेट का मतलब कि जिस राज्य के अंदर वो पर्टिकुलर पोर्ट है या बंदरगाह हम लोग को देखने को मिलता है, और उस राज्य के अंदर जो काउंसिल हम लोग को देखने को मिलता है, तो वो उस राज्य को जो है, उस स्टेट गवर्नमेंट को जो है वो काउंसिल एडवाइस करता है कि कैसे उस स्टेट को जो है वो अपने बंदरगाह को, अपने पोर्ट को जो है वो डेवलप करना चाहिए। तो ये तो एडवाइस देता है, फिर फाइनल अप्रूवल तो ऑब्वियस ही बात है कि स्टेट गवर्नमेंट का ही हम लोग को देखने को मिलता है। तो इसका मेन एम ये है कि हमारी कंट्री के अंदर स्टेट्स में जो मेजर और नॉन मेजर पोर्ट्स जो हैं उनमें डेवलपमेंट लेकर आना, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लेकर आना। अब देखो, अब माइनर पोर्ट्स के बारे में तो ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, बट मेजर पोर्ट से रिलेटेड आपके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो मेरा आपसे यही क्वेश्चन है, नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताएं हमारी कंट्री के पास टोटल कितने मेजर पोर्ट्स हैं, और उनके नाम भी लिखकर बता दो, और कहां कहां पर हैं वो भी लिखकर बता दो, क्योंकि इससे रिलेटेड अक्सर मैच द फॉलोइंग चूज द करेक्ट पेयर में क्वेश्चन आएंगे, और सभी के सभी लिखकर बता दो, ज्यादा नहीं है, राइट। तो सभी के सभी नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताओ कितने टोटल मेजर पोर्ट्स हैं, उनके नाम भी। और हुआ तो आज कोशिश करना कि आप जो है वो अपने पास एक आपका मैप जो होता है ना, फिजिकल मैप, तो आपने शायद परचेज किया होगा, अगर नहीं किया तो कर लेना। उसके मतलब करीब 10 12 15 मैप आपके पास होने चाहिए, ऐसे ही खाली होने चाहिए, तो जिसको आप जो है वो यूज कर सके। या फिर अगर आप इंडिया का मैप हाथों से ड्रॉ कर लें तो उससे अच्छी बात तो कोई और है ही नहीं, मेंस में मजा आ जाएगा। और अगर ड्रॉ करना नहीं आता तो थोड़ा कभी फ्री टाइम में सीख लिया करो, क्योंकि वो मेंस में बहुत मदद करेगा। आपके जो वो है ना, आपका आंसर जो है वो उसे बहुत अच्छा दिखाएगा, अट्रैक्टिव बना देगा। तो थोड़ी कोशिश करना ड्रॉ करने की, राइट। और इसके अलावा उसमें आप मार्क कर देना कि कौन से जो है वो मेजर पोर्ट्स हैं और कहाँ कहाँ पर है, तो उसको मार्क करके आप चाहो तो टेलीग्राम का अपना ग्रुप है वहां पर शेयर भी कर सकते हो। तो देखो, इसको बनाया गया था मैरीटाइम स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल को 1997 में, राइट, और स्टेट गवर्नमेंट से कंसल्ट करने के बाद बनाया गया था। और फ्यूचर डेवलपमेंट हमारे एग्जिस्टिंग, यानी कि जो ऑलरेडी अवेलेबल हैं और जो नए माइनर पोर्ट्स भी हैं,
राइट, उस पर्टिकुलर राज्य के अंदर जिस राज्य में पोर्ट हम लोग को देखने को मिलते हैं, तो उनके डेवलपमेंट के लिए भी ये बनाया गया था। और ये डेवलपमेंट कैसे हो सकता है? डायरेक्टली हो सकता है कैप्टिव यूजर के थ्रू या फिर प्राइवेट पार्टिसिपेशन के थ्रू। अब कैप्टिव यूजर कौन होते हैं? जैसे कि सरकार क्या करती है गाइस, सरकार जो है वो ठेका निकालती है, कॉन्ट्रैक्ट निकालती है, राइट, और उस कॉन्ट्रैक्ट में जो लोग जो होते हैं वो साइन करते हैं और सरकार के अकॉर्डिंग जो है फिर वो काम करते हैं, प्राइवेट प्लेयर्स, राइट, ठेकेदार वगैरह। तो ये कैप्टिव यूजर्स हम लोग को देखने को मिलते हैं। तो या तो डायरेक्टली या फिर कैप्टिव यूजर्स के थ्रू या फिर पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन के थ्रू जो है वो सरकार जो है वो काम करती है, डेवलप करती है पोर्ट्स वगैरह को, राइट। तो ये चीज आप लोग को क्लियर रखनी है। और मैरीटाइम स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल जो है वो ये भी मॉनिटर करती है कि किस प्रकार से माइनर पोर्ट, कैप्टिव पोर्ट। अब कैप्टिव पोर्ट क्या होता है? ये बेसिकली प्राइवेट कंपनी का एक पोर्ट हम लोग को, उनका प्राइवेट पोर्ट देखने को मिलता है मेनली, आप ये कह सकते हो कंपनी का पोर्ट रहता है, राइट। तो ये रहता है ये कैप्टिव पोर्ट। और इवन प्राइवेट पोर्ट जो हम लोग को देखने को मिलते हैं मैरीटाइम स्टेट के अंदर, तो उनको भी मॉनिटर करने का काम इस काउंसिल का हमें देखने को मिलता है। तो ये क्लैरिटी आप रखो इस टॉपिक से रिलेटेड। अब गाइस कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि कल के लेक्चर के हैं, जैसे मैंने आपको कल बताया था कि कुछ टॉपिक्स बच गए, तो उसको आज अपन कवर कर रहे हैं। इसके जो नोट्स हैं, पीडीएफ्स हैं, वो आपको ऑलरेडी जो है वो दिए जा चुके हैं, हैंड आउट नोट्स और पीडीएफ कल के ही लेक्चर के साथ ही इंक्लूड करके दे दिया गया है, ठीक है। तो अब यहां पर हम लोग बात करेंगे पिग्मी हॉक्स के बारे में। तो पिग्मी हॉक्स क्या है गाइस? तो ये देख रहे हो आप, ये कौन है? ये कौन है? तो यार सभी लोग इसको जानते होंगे, राइट। ये वाइल्ड हम लोग को पिग देखने को मिल रहा है, जंगली सुअर है ये। तो 8 पिग्मी हॉक्स जो है, 8 जंगली सुअर जो है, उसे छोड़ा गया है आसाम के मानस नेशनल पार्क में। तो क्वेश्चन आएगा मानस नेशनल पार्क कहां पर है? तो आपको आसाम याद रखना है, राइट। इन्हें छोड़ा गया है पिग्मी हॉक कंजर्वेशन प्रोग्राम के तहत। 2025 तक पिग्मी हॉक कंजर्वेशन प्रोग्राम का जो प्लान है वो ये है कि 60 पिग्मी हॉक्स को जो है वो मानस नेशनल पार्क में रिलीज करना है, जो कि उनका एक्चुअल में होम है, जहां पर इनकी आखिरी पॉपुलेशन पाई जाती थी। अभी आज की डेट में जो है वो इनके नंबर्स जो है वो मानस नेशनल पार्क से कम होते जा रहे हैं, राइट। तो अभी कहा जा रहा है कि इन पर्टिकुलर स्पीसीज को वापस से जो है वो मानस नेशनल पार्क में लाया जा रहा है। अब पिग्मी हॉक कंजर्वेशन प्लान जो है ये 1995 में हमें देखने को मिला था, जब ड्यूरल वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन ट्रस्ट जो जर्सी यूके का है, इसने पार्टनरशिप करी थी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ आसाम के साथ, IUCN के साथ, वाइल्ड पिग स्पेशलिस्ट ग्रुप के साथ और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट के साथ, और साथ में मिलकर बनाया था पिग्मी हॉक कंजर्वेशन प्रोग्राम को। और ये इंप्लीमेंट किया जा रहा है अरण्यक और इकोसिस्टम इंडिया के द्वारा, राइट। तो ये चीज आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। ये पेज रिपीट हो गया। अब पिग्मी हॉक के बारे में कुछ चीजें हम लोग चर्चा करते हैं। तो दुनिया के रेयरेस्ट और स्मॉलेस्ट वाइल्ड पिग हैं ये, दुर्लभ और सबसे छोटे जंगली सुअर ये हम लोग को देखने को मिलते हैं। और पिग्मी हॉक जो है गाइज, ये एलुवियल ग्रासलैंड पर हम लोग को नजर आते हैं। एलुवियल ग्रासलैंड पर, जलोढ़ घास जैसे हम लोग बोलते हैं ना हिंदी में, तो उनके मैदानों पर ये मूल रूप से पाए जाते हैं, मूल निवासी हैं, राइट। और हिमालय के सदर्न फुटहिल पर, राइट, दक्षिणी तलहटी पर ये हमें देखने को मिलते हैं। और इंडिया में ही ये पाए जाते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया एंडेमिक है इंडिया के लिए। और कुछ ही फ्यू लोकेशंस, बहुत ही कम लोकेशंस है मानस नेशनल पार्क के आसपास और नॉर्थ वेस्ट असम में, जहां पर ये हम लोग को देखने को मिलते हैं, जंगली सुअर, राइट, छोटे जंगली सुअर। और मात्र 250 ही ये प्रजाति हम लोग को जंगली एरियाज पर देखने को मिलती है। और पिग्मी हॉक जो है वो वर्ल्ड की मोस्ट थ्रेटेंड मैमल स्पीसीज हम लोग को देखने को मिलती है। विश्व के सबसे संकटग्रस्त स्तनधारियों में से ये एक है। और IUCN की रेड लिस्ट में इनको क्रिटिकली एंडेंजर्ड की कैटेगरी में रखा है। और हमने इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 जो है हमारा, उसके शेड्यूल 1 में इसे हम लोगों ने संरक्षण जो है वो दी है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। अब गाइस यूनाइटेड नेशन की एक ड्राफ्ट रिपोर्ट हमें देखने को मिल रही है, राइट। ये ड्राफ्ट रिपोर्ट है और हमारे लिए ड्राफ्ट रिपोर्ट काम की होती नहीं है, बट देखो यूनाइटेड नेशन की ये रिपोर्ट है तो अपने आप में कुछ तो होगा जो रिलीज करी है ड्राफ्ट रिपोर्ट। और दूसरी, ये क्लाइमेट चेंज को लेकर ये रिपोर्ट हमें देखने को मिल रही है। और क्लाइमेट चेंज एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपके मेंस में तो आएगा ही आएगा, ये बात आप जानते हो, पहले से ही प्रेडिक्ट करके रखी हुई अपन ने ये सब चीजें, राइट। और आपको पता ही है, इतने समझदार होगी कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन तो बनना पक्का ही है। तो अभी मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने जा रहा हूं इस रिपोर्ट के, जिन पॉइंट्स को आप अपने जो है, आपने जहां पर भी अपना पेपर 3 के अंदर क्लाइमेट चेंज का जो पेज बनाया होगा या कॉलम बनाया होगा, जहां पर भी आप नोट करते होंगे मेंस के लिए कुछ पॉइंट्स को, वहां पर जरूर इस रिपोर्ट के पॉइंट्स को नोट कीजिएगा। इसे क्लाइमेट साइंस एडवाइजर्स के द्वारा रिलीज किया गया है, राइट। और यूनाइटेड नेशन के ही है ये। और ये रिपोर्ट हालांकि अभी ऑफिशियली रिलीज नहीं हुई है, बट इसको इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि जो क्रिटिकल पॉलिसी डिसीजन है उसे इन्फ्लुएंस किया जा सकता है इस रिपोर्ट के थ्रू। मतलब कि हाईलाइट किया जा रहा है
कि कंट्रीज जो है वो अब क्लाइमेट चेंज को लेकर थोड़ी सी और जो है वो चिंतित हो जाएं, क्योंकि अब इस रिपोर्ट में कुछ ऐसी बातें आ रही हैं जो कि बहुत ही ज्यादा आप कह सकते हो डरावनी हम लोग को देखने को मिल रही है। अब किस तरीके से, तो बताया जा रहा है जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज जो है ये फंडामेंटली धरती पर मौजूद जीवन को जो है वो रीशेप करने वाला है। तो आने वाले दशकों में, आने वाले डिकेड्स में बताया जा रहा है कि पृथ्वी पर जीवन को मौलिक रूप से नए आकार में परिवर्तित कर देगा जलवायु परिवर्तन, राइट। इसमें बताया जा रहा है कि भले ही मनुष्यों द्वारा पृथ्वी को गर्म करने वाले ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन पर नियंत्रण हासिल कर लिया जाए, मतलब अगर आप ग्रीन हाउस गैसेस को कंट्रोल भी कर लोगे, राइट, जैसे कि पेरिस क्लाइमेट डील के अकॉर्डिंग या क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो पॉलिसीज हमें देखने को मिलती हैं उसके अकॉर्डिंग अगर आप ग्रीन हाउस गैसेस को कंट्रोल भी क्यों ना कर लो, पर फिर भी बताया जा रहा है कि एक बहुत ही मतलब नए आकार की धरती जो है वो हो जाएगी, एक नया चेंज धरती पर देखने को मिलेगा। तो ऐसा क्या होने वाला है, तो जिसके बारे में हम ऑलरेडी जानते हैं कि टेम्परेचर लेवल इंक्रीज हो रहा है। हम लोगों ने कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन और दूसरी ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन इतना ज्यादा कर दिया है कि टेम्परेचर लेवल बढ़ गया है, इंक्रीज हो गया है। इसके कारण काफी सारी प्रजातियां हैं इस टेम्परेचर पर सर्वाइव नहीं कर पा रही हैं और वो लुप्त होती जा रही है, एक्सटेंड होती जा रही हैं, राइट। और काफी सारी डिजीजेस जो है वो इस समय फैल रही है, जैसे कि कोरोना वायरस वन ऑफ देम, इबोला वायरस वन ऑफ देम, राइट। और अनलिवेबल हीट, ऐसी गर्मी जिसमें आप रह नहीं सकते हो, इकोसिस्टम पूरा कोलैप्स हो गया है, सिटी जो है वो पूरी तरह से आप कह सकते हो संकट में हम लोग को देखने को मिल रही है समुद्री स्तर के बढ़ने के कारण, राइट। और भी दूसरे काफी सारे डिवास्टिंग इफेक्ट जो हमें देखने को मिल रहे हैं जो कि क्लाइमेट इंपैक्ट्स को एक्सिलरेट कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, राइट। विनाशकारी जलवायु प्रभावों में तेजी से वृद्धि हो रही है और ये वर्ष 2050 तक दर्दनाक तरीके से स्पष्ट होने लगेंगी, दर्दनाक तरीके से। आप देखो आज की डेट में फ्लड कितना ज्यादा हमें देखने को मिल रहा है, फ्रीक्वेंट साइक्लोन्स आज की डेट में हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो चिंता वाली बात क्या है, खतरनाक स्थितियों की दहलीज पहले से ही अंदाजा लगाए गए समय से पहले नजदीक आ चुकी है, यानी कि जो हमने अंदाजा लगाया था कि क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट कब तक देखने को मिलेंगे, अब ये इफेक्ट काफी नजदीक आ गए हैं, राइट। यानी कि अब ये कहा जा रहा है कि आप जो है वो इन सब चीजों को शॉर्ट टर्म में अवॉइड बिल्कुल नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते शॉर्ट टर्म में इन सब चीजों को अवॉइड। दशकों के अनियंत्रित कार्बन प्रदूषण, यानी कि इतने समय तक हम लोगों ने बिना रेगुलेट किए कार्बन डाइऑक्साइड को एमिट जो किया हुआ है, तो उसके ये भयानक परिणाम जो है वो बहुत ही जल्दी अब सामने आ जाएंगे। हमने जो प्रिडिक्ट किया था कि कुछ सालों के बाद जो है वो चेंजेस दिखेंगे, बट नहीं, अब रीसेंट पास्ट में ही अब चेंजेस दिखने वाले हैं और दिख ही रहे हैं। एक प्रकार से आप देखिए फ्रीक्वेंट साइक्लोन दिखाई दे रहे हैं, फ्लड कभी भी आ जा रहा है, अनइवन रेनफॉल हम लोग को देखने को मिल रही है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल काफी अनइवन है। अभी देखो हीट इतनी ज्यादा है, मैं कल ही की आपको बात बताता हूँ, कल रात में ही मतलब पता नहीं क्या हुआ था, एकदम होता ना कि मेरी बॉडी पूरी ड्रेन हो गई थी और इतनी गर्मी लग रही थी पूरी तरह से, तो मैं कुछ काम कर ही नहीं पाया था कल रात में। और कल वैसे भी काफी हैक्टिक डे मेरा हो गया था, तो ये वाला लेक्चर भी आपको आज जो है वो थोड़ा सा डिले भी इसलिए मिल रहा होगा क्योंकि बहुत हैक्टिक हो गया था कल शेड्यूल, तो आज मॉर्निंग से ही बना रहा हूं मैं लेक्चर को। और फूड इनसिक्योरिटी की प्रॉब्लम को हाईलाइट किया गया, टेंस ऑफ मिलियंस मोर पीपल, राइट, यानी कि मिलियंस में लोग जो है 10 गुना ज्यादा मिलियंस में और लोग जो है वो क्रॉनिक हंगर को 2050 तक जो है वो फेस करेंगे। 130 मिलियन और ज्यादा लोग जो है वो एक्सट्रीम पॉवर्टी पर चले जाएंगे, गरीबी पर चले जाएंगे, अगर 10 सालों में, मात्र 10 सालों में अगर हमने इनइक्वालिटी को और बढ़ने नहीं दिया तो ये वाली चीज यहां पर बताई जा रही है। और 2050 तक कोस्टल सिटीज हैं, जो सिटीज कोस्टल एरिया पर हमें देखने को मिल रही हैं, वो अब क्लाइमेट क्राइसिस के फ्रंट लाइन पर होंगी, यानी कि सबसे आगे उन्हीं पर ही इफेक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि सी लेवल राइज होगा, समुद्र का स्तर बढ़ेगा, और समुद्र का स्तर बढ़ेगा तो कोस्टल एरिया पर मौजूद सिटीज जो है वो डैमेज हो जाएंगी, और काफी सारे छोटे छोटे आइलैंड नेशन की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं, वो तो खत्म हो जाएगी एक प्रकार से, राइट। तो ये चीज यहां पर बताई जा रही है। फ्लड का, बाढ़ का रिस्क हम लोग को देखने को मिलेगा, फ्रीक्वेंट स्टॉर्म हम लोग देख रहे हैं, साइक्लोन्स वगैरह हम लोग देख रहे हैं, और भी डेडली हो जाएगा आने वाले समय में समुद्री स्तर के बढ़ने के कारण। पानी की कमी बताई जा रही है, कुछ 350 बिलियन और ज्यादा लोग जो है शहरी एरियाज पर, इनको पानी की कमी ये फील करने वाले हैं। सीवियर ड्रॉट, सूखा जो है वो पड़ने वाला है, 1.5 डिग्री सेल्सियस तक गर्मी जो है वो बढ़ जाएगी, और 410 मिलियन लोग जो है वो 2 डिग्री सेल्सियस की गर्मी सहने वाले हैं आने वाले समय में। तो ये वाली चीज यहां पर बताई जा रही है। अब ये थी पूरी रिपोर्ट जिसके बारे में आपको एक आइडिया होना चाहिए। अब ये भी बात कर लेते हैं कि यूनाइटेड नेशन
सेक्रेटरी जनरल के ये जो साइंटिफिक एडवाइजरी बोर्ड जो हमें देखने को मिलती है, इसके बारे में भी चर्चा करते हैं, क्योंकि ये साइंस एडवाइजरी बोर्ड जो है इन्होंने ही ये रिपोर्ट का ड्राफ्ट जो है वो जारी किया है। तो यूनाइटेड नेशन की जो सेक्रेटरी जनरल ने जो है, आप मुझे बता सकते हैं कि यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल का नाम अभी कुछ दिनों पहले ही हमने डिस्कस किया। तो इन्होंने 24 सितंबर 2013 को साइंटिफिक एडवाइजरी बोर्ड को क्रिएट किया और एक इनॉग्रल मीटिंग हम लोग को देखने को मिली थी हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम की सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर। तो उसी दौरान, उसी पहली मीटिंग में ही जो है ये बोर्ड जो है वो तैयार की गई, बनाई गई। इस बोर्ड के अंदर बहुत जाने माने साइंटिस्ट आपको मिल जाएंगे, नेचुरल, सोशल और ह्यूमन साइंस की फील्ड के, और भी काफी सारी फील्ड के साइंटिस्ट इसमें होते हैं। और सेंट्रल फंक्शन, मेन फंक्शन जो इस बोर्ड का है वो ये है कि एडवाइस प्रोवाइड कराना एसटीआई से रिलेटेड, साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन से रिलेटेड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। किनको एडवाइस दी जाती है? यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल को, और यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के जो एग्जीक्यूटिव हेड्स हैं तो उनको एडवाइस जो है ये बॉडी देती है। तो ये कुछ चीजें हैं जिसके बारे में आपको अच्छी जानकारी होनी चाहिए। अगर इस गूगल जो है वो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की निगरानी में आ गई है। फिर से मैं इसलिए बोल रहा हूं, पहले भी गूगल की ये वाली हरकत देखने को मिली है। अब पहले मैं आपको एक आइडिया देता हूं कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में करती गए, तो फिर आपको आइडिया लगेगा कि इसने गूगल को अभी क्यों जो है वो अपने उसमें लिया है, रडार में लिया है, राइट। तो देखो, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का मेन फोकस ये है कि इंडिया के अंदर जो है वो कंपटीशन जो होना चाहिए वो फेयर होना चाहिए, ठीक है। फेयर कंपटीशन इंडिया के अंदर होना चाहिए, राइट। जैसे कि होता है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे कि एक मार्केट है, ठीक है। इस मार्केट में एक कोई बड़ी दुकान वाला है, अच्छा खासा पैसे वाला गुंडा भी है वो, ठीक है। और इसकी दुकान जो है, जैसे मान लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की इसकी दुकान है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स की इसकी दुकान है, या फिर चलो कपड़े की इसकी दुकान मान लेते हैं, ठीक है, टेक्सटाइल की, कपड़े की इसकी दुकान हम लोग को देखने को मिल रही है। अब यहां पर जितनी भी दुकानें हैं, इसने बोल के रखा है कि कोई कपड़े की दुकान मत खोल लेना, और जो भी बंदा कपड़े की दुकान खोलता है इसके गुंडे जाते हैं और उसको जो है वो हटा देते हैं। तो मतलब ये क्या कर रहा है, ये अपनी मोनोपोली यहां पर स्टैब्लिश कर रहा है कि इसके अलावा और कोई कपड़े की दुकान नहीं खोल सकता इस मार्केट में। अब इससे प्रॉब्लम क्या आएगी? इससे प्रॉब्लम कंज्यूमर को सबसे बड़ी ये आने वाली है कि कंज्यूमर के पास कोई ऑप्शन नहीं होगा, और ऑप्शन नहीं होगा तो जितने रुपए में ये कपड़े बेचेगा तो उतने रुपए में कंज्यूमर को लेना पड़ेगा। तो ये किसका नुकसान है? कंज्यूमर का नुकसान है, राइट। लोगों का नुकसान है जो खरीदारी करते हैं, राइट। अब आप बोलोगे सर वो तो दूसरे मार्केट से भी कर सकता है ना, ले सकता है आप। अब वो वाली बात तो मैं कर ही नहीं रहा हूं। मान लो कि एक ही मार्केट है, दूसरा मार्केट जो है वो 100 किलोमीटर की दूरी पर। अब तो ये मजबूरी होगी सामने वाले के लिए, कह रहे यार 100 किलोमीटर थोड़ा ना जाएगा, वो टाइम पैसे थोड़ा ना बर्बाद करेगा इतना एक्स्ट्रा, तो उससे अच्छा मजबूरी के कारण उसको यहीं से लेना पड़ रहा है। तो ऐसी जब एक्टिविटीज होती हैं, ऐसी हरकतें जब हम लोग को देखने को मिलती है जिसमें कोई एक ट्रेडर, कोई एक बिजनेसमैन इस प्रकार से काम कर रहा है, कंपटीशन जो है उसको अपनी मोनोपोली क्रिएट कर रहा है, फेयर कंपटीशन को नहीं होने दे रहा, राइट। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया इनको पकड़कर इनके खिलाफ कार्रवाई करती है, ठीक है। तो यह चीज हम लोग को कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की देखने को मिलती है। आइडिया लग गया। अब गूगल क्यों इनके रडार में आ गया है? तो देखो, पहले भी थी वाली हरकत गूगल की कि मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को गूगल ने जब अपना एंड्रॉइड दिया तब उस समय बोल दिया कि एक एग्रीमेंट कर लो कि आप जो है हमारी गूगल ऐप और वेरियस जितनी भी एप्लीकेशन गूगल की है वो आप पहले से इंस्टॉल करके यूजर को दोगे, तभी आपको जो है वो हम अपनी सर्विस प्रोवाइड कराएंगे। तो क्या किया इसने? एग्रीमेंट में एक टर्म रख दी मैन्युफैक्चरर के लिए कि अगर आप हमारी एप्लीकेशन को प्री इंस्टॉल करके नहीं दोगे यूजर को तो आपको हम लाइसेंस नहीं देंगे। तो ये क्या किया इसने इस प्रकार से जो है वो जो कंपनी वाले हैं, मैन्युफैक्चरर जो हैं, उनके ऊपर एक दबाव क्रिएट कर दिया, राइट। तो ये इसने क्या किया? एप्लीकेशन की फील्ड में अपनी मोनोपोली जमाना शुरू कर दी, प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन इसने इस प्रकार से देना शुरू कर दी। तो पहले भी इसके खिलाफ कार्रवाई जो है वो शुरू हो गई थी। अब स्मार्ट टीवी को लेकर इसके खिलाफ कार्रवाई हम लोग को अब देखने को मिल रही है कि जांच जो है वो कर रही है कंपटीशन कमीशन, क्योंकि इसने फिर से यही हरकत पटक दी है कि जो स्मार्ट टेलीविजन ऑपरेटिंग सिस्टम्स का जो मार्केट है तो उसमें ये एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस कर रहा है। बोल रहा है कि हमारी मतलब आप जो मतलब टीवी मैन्युफैक्चरर को बोल रहा है कि आप जो अपनी टेलीविजन जो है वो कंज्यूमर को दोगे, राइट, फाइनल करोगे, तो उसमें हमारी गूगल की एप्लीकेशन जो है वो आपको डालकर देनी होगी। तो ये इसकी चीजें, इसी को लेकर कंपटीशन कमीशन जो है वो इसके खिलाफ जांच कर रही है। तो ये पूरा प्रकरण क्या है ये आप समझो। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, जैसे हम लोग बोलते हैं भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, इनके द्वारा की गई जांच के अनुसार भारत में लाइसेंस योग्य स्मार्ट टीवी डिवाइस ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, राइट, लाइसेंसेबल स्मार्ट टीवी डिवाइस ऑपरेटिंग सिस्टम जो इंडिया में है, इससे संबंधित जो बाजार है, रेलिवेंट मार्केट जो हमें देखने को मिलते हैं, इसमें गूगल का दबदबा है, गूगल एक डोमिनेंट पोजीशन पर है। और प्रतिस्पर्धा आयोग, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के अनुसार प्रथम दृष्टया
मतलब प्राइमा फेसी जैसे हम लोग बोलते हैं कि एक बार देख के जिस ऑब्जर्व की जाती है जो चीजें और देखकर ऑब्जर्व करने के बाद जो पता लगता है, तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने ऑब्जर्व किया कि टेलीविजन ऐप डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट टाडा, टेलीविजन ऐप डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट, इस एग्रीमेंट के तहत स्मार्ट टीवी में गूगल की सभी एप्लीकेशन का अनिवार्य, ये देखो, प्री इंस्टॉलेशन टेलीविजन उपकरण निर्माताओं पर अनुचित शर्तें लगाने के बराबर है। तो गूगल ने एग्रीमेंट किया टीवी मैन्युफैक्चरर से कि आपको वही चीज मैंने आपको अभी समझाई कि आपको जब आप टीवी डिलीवर करोगे तो उससे पहले आपको हमारी एप्लीकेशन को प्री इंस्टॉल करके यूजर को देना होगा। तो ये क्या है, इसने एक टर्म्स लगा दी, शर्त लगा दी, और ये प्रतिस्पर्धा अधिनियम की धारा 4 क्लॉज 2A का उल्लंघन हमें देखने को मिलता है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का जो एक्ट, कंपटीशन एक्ट जो 2002 का है, तो उसका उल्लंघन ये हम लोग को देखने को मिल रहा है। और ये वाला जो कानून हम लोग को कंपटीशन एक्ट जो 2002 का हमें देखने को मिलता है, ये मेनली फोकस करता है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी डोमिनेंट पोजीशन हासिल कर रहा है, यानी कि मोनोपोली अगर अपनी जमा रहा है मार्केट के अंदर, तो वो गलत है, राइट। अब देखो, हमेशा हर केस में मोनोपोली जमाना गलत नहीं भी होता है। वो कैसा केस है? फॉर एन एग्जाम्पल, अगर एक कोई प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट सिर्फ एक ही कंपनी बना रही, जैसे कि अगर अपन स्पेस एक्स की बात करते हैं, ठीक है, स्पेस एक्स की बात करते हैं, एलॉन मस्क की कंपनी है यूएसए के अंदर जो कि स्पेस से रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाती है वेरियस, है ना। अब इसके अलावा और कोई कंपनी के पास प्रोडक्ट बनाने की क्षमता नहीं है। अब वो क्षमता वाली बात अलग हो जाती है, और किसी और कंपनी को अलाउ नहीं किया जा रहा या शर्तें रखी जा रही कि सिर्फ यही कंपनी बनाएगी, तो फिर वो गलत हो जाता है, राइट। आपको ट्रेड को जो है या जो बिजनेस है उसको आपको सभी के लिए ओपन रखना है कि कोई भी बिजनेस में इन्वॉल्व हो सकता है, लीगल बिजनेस में कोई भी ट्रेड कर सकता है, सबके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी है, बट वो डिपेंड करेगा कौन कितना अच्छा कर रहा है, राइट। तो ये वाली चीज है। तो मोनोपोली का मतलब हर केस में ये नहीं होता है कि आपने जो है वो मोनोपोली जमा ली। अब मोनोपोली उसको हम कहेंगे कि सामने वाला व्यक्ति दूसरे को नहीं करने दे रहा है, एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व है, तब तो जो है ये हम लोग को अब्यूज देखने को मिल रहा है इस कानून का, वरना नहीं, या तब तो उल्लंघन देखने को मिल रहा है, वॉल्यूशन देखने को मिल रहा है, वरना नहीं। तो ये भी क्लैरिटी अच्छे से अपने माइंड पर रखो। अब कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में कुछ चीजें हम लोग जानते हैं। तो इस अथॉरिटी को स्टैब्लिश किया गया था कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 के तहत, और कोई भी बॉडी जब किसी कानून के तहत स्टैब्लिश होती है तो वो कौन सी बॉडी होती है? स्टैट्यूटरी बॉडी, लिख लो कहीं पर। तो कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसका काम क्या है? तो इस कानून को इन्फोर्स करना, लागू करना, इंप्लीमेंट करना, देख रेख करना, एडमिनिस्ट्रेशन करना, प्रशासन इस कानून का देखना, पूरा संभालना, राइट। तो ये इस बॉडी का काम होता है। 2009 में इस बॉडी को बनाया गया था। इसके चेयरमैन और मेंबर जो है वो अपॉइंट किसके द्वारा किए जाते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। इसके कार्य क्या है? तो मैंने आपको एक आइडिया ऑलरेडी दे दिया है कि जो भी एडवर्स इफेक्ट होते हैं कंपटीशन के, प्रमोशन के, सस्टेन कंपटीशन के, तो उस पर ये कार्य करती है, उसको देखरेख करती है, उसकी प्रोटेक्ट करती है कंज्यूमर के इंटरेस्ट को, उपभोक्ताएं जो हैं तो उनके हितों की रक्षा करने का इसका काम होता है, और इंश्योर करती है कि इंडियन मार्केट्स में फ्रीडम ऑफ ट्रेड रहे, कि ट्रेड करने का की आजादी जो है वो सभी के पास रहे, स्वतंत्रता जो है वो सभी के पास रहे। इस चीज को ये इंश्योर करती है, सुनिश्चित करती है। और कमीशन जो है गाइस ये ओपिनियन भी देती है कंपटीशन इशू से रिलेटेड। अगर कभी कोई रेफरेंस स्टैट्यूटरी अथॉरिटी के द्वारा दिया जाता है जो कि कानून के तहत एस्टैब्लिश्ड है, तो उस पर ये अपना ओपिनियन भी देती है, और साथ ही साथ कंपटीशन एडवोकेसी को अंडरटेक करती है, मतलब कि वकालत करती है कंपटीशन के बारे में कि फेयर कंपटीशन होना चाहिए, पब्लिक अवेयरनेस क्रिएट करती है, और कंपटीशन इशू से रिलेटेड ट्रेनिंग भी जो है वो प्रोवाइड कराने का इसका कार्य हम लोग को देखने को मिलता है। कंपटीशन एक्ट जो आया गाइस 2002 में, इससे पहले एक और कानून हुआ करता था 1969 का, मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट, जिसको रिपील किया गया, जिसको खत्म किया गया, और फिर एक नया कानून कंपटीशन एक्ट 2002 लाया गया राघवन कमेटी के रिकमेंडेशन के आधार पर। तो ये कमेटी का नाम भी थोड़ा सा ध्यान में रखना, ये चीज भी आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है। बात यहां तक आपको क्लियर है? अब कंपटीशन कमीशन एक्ट जो है या फिर सिंपल कंपटीशन एक्ट 2002 का जो है, इसे अमेंड किया गया, संशोधन इसमें हुआ 2007 में, और इसमें बैन कर दिया, प्रोहिबिट कर दिया एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट को, ऐसा एग्रीमेंट जो कि कंपटीशन के खिलाफ हो, जैसे कि अभी गूगल के केस में हम लोगों ने चीजों को समझा, राइट। इसके अलावा जो भी अगर एंटरप्राइज अपनी डोमिनेंट पोजीशन अगर कर रहा है, मतलब कि मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया था कि मार्केट में अगर कोई कपड़े की दुकान वाला है वो दूसरों को ओपन नहीं करने दे रहा है, मतलब कि वो मोनोपोली चलाने की कोशिश कर रहा है, तो भी उसको बैन किया गया। और जो भी हम लोग को कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है एक्विजिशन के, एक्वायरिंग
ऑफ कंट्रोल एंड मैनेजर एंड एक्विजिशन के। तो इस प्रकार से जो कॉम्बिनेशन होता है नहीं कि हर चीज के, कि आपने एक प्रॉपर्टी ली, उस पर आप इस प्रकार की चीजें स्टैब्लिश कर रहे हो। जैसे कि आपने एक जो है वो कॉम्प्लेक्स जो है वो ओपन कर दिया, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब आपने उसके अंदर क्या किया, उसमें आप एक स्पेसिफिक बिजनेस को आप अलाउ नहीं कर रहे हो कि नहीं नहीं आप यहां पर अपना बिजनेस ओपन नहीं कर सकते। मतलब आप क्या कर रहे हो, आप एक अपनी प्रॉपर्टी पर पूरी तरह से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो कि वहां पर क्या ओपन होना चाहिए, क्या नहीं ओपन होना चाहिए। तो ये भी गलत हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। तो ये वाली चीज है जिसके बारे में बस आपको एक बेसिक सा आइडिया होना चाहिए इस टॉपिक से रिलेटेड। सिंपल सी चीज है जो मैंने भी आपको बताई। गाइस अब बात करेंगे चंद्रयान 2 के बारे में। तो चंद्रयान 2 हमारा गाइस मून के चक्कर लगा रहा है, मून के चंद्रमा के ऊपर चक्कर काट रहा है चंद्रयान 2, राइट। आपको बताया कि 2019 में हमने चंद्रयान 2 को जो है वो भेजा था। इसमें हमारा लैंडर था, रोवर था जो कि मून पर जो है वो चलेगा, राइट, और मून पर रिसर्च करेगा, और हमारा एक ऑर्बिटर था जो मून के चक्कर लगाएगा। बट अनफॉर्चुनेटली हमारा लैंडर और रोवर जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया, राइट, वो सक्सेसफुल लैंडिंग नहीं कर पाया, और ऑर्बिटर हमारा अभी भी अवेलेबल है जो मून के चक्कर लगा रहा है। तो इसने कुछ चीज जो है वो देखी, ऑब्जर्व करी, जैसे कि जो ब्राइटेस्ट स्टार जो है हमारा कौन है, सन ब्राइट स्टार है, हमारा जो सूर्य है, और इसका जो आउटर मोस्ट लेयर है इसे क्या बोलते हैं, कोरोना बोलते हैं। तो ये चीज बहुत अच्छे से ध्यान में रखना। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा आपसे, जो है वो एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कोरोना भी रिसेंटली न्यूज में था, क्या है ये। अधिकतर लोग वायरस को अपने दिमाग में रखेंगे। सिविल सर्विसेज आपसे ऑप्शन ए में एक्स देगी, ऑप्शन बी में वाई देगी, यानी कुछ भी ऑप्शन देगी। ऑप्शन सी में लिख देगी कि सन की आउटर मोस्ट लेयर, या फिर अवर ब्राइट स्टार आउटर मोस्ट लेयर, राइट। तो ये लिख दिया जाएगा, और डी में नन ऑफ दी अबव लिख दिया जाएगा। तो ज्यादातर लोग जो है वो डी को मार्क कर देंगे क्योंकि वो वायरस ढूंढ रहे होंगे कि कोरोना वायरस की बात कर रहा है ये। वो तो उनको लगेगा अरे वाह कोरोना पूछे तो हमको पता ही है, अच्छा ये वायरस तो इसमें लिखा ही नहीं है, तो फिर डी कर दिया उन्होंने। बट वो अगर सही से पढ़ेंगे नहीं मतलब जो कि टॉपिक न्यूज में है, तो फिर वो गलत कराएंगे। तो ये इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं गाइस, और इसी में आपकी अवेयरनेस जो है वो बहुत अच्छे से चेक की जाती है। तो कोरोना जो है वो ब्राइट स्टार, हमारा जो सूर्य है उसकी हॉट आउटर मोस्ट लेयर है ये। अभी पाया गया कुछ चीजें चंद्रयान 2 के द्वारा, चंद्रयान 2 ने कुछ खोज करी, यानी कि इसके ऑर्बिटर ने, कि मैग्नीशियम बहुत भारी मात्रा में, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन, ये तीन चीज जो है वो सोलार कोरोना में यानी कि सन की आउटर मोस्ट लेयर पर पाई गई। और अराउंड 100 माइक्रो फ्लेयर्स को ऑब्जर्व किया गया। माइक्रो फ्लेयर्स का मतलब सूर्य से आने वाली जो गर्मी होती है ना, फ्लेयर जैसे हम लोग बोलते हैं, राइट, लपटें जैसे हम लोग बोलते हैं, सौर लपटें, राइट। तो इसे माइक्रो फ्लेयर जो है वो क्या कहा जाता है। तो उसको ऑब्जर्व किया गया और उसमें पाया गया कुछ कोरोनल मास हीटिंग की जो है वो चीजें हमें देखने को मिली। कोरोना द्रव्यमान के गर्म होने के बारे में नई जानकारी जो है वो मिली, नए ऑब्जर्वेशन जो है वो हमें प्राप्त हुए। तो कोरोनल हीटिंग के पीछे जो है वो क्या रीजंस हम लोग को देखने को मिल रहा है, इसमें समस्या जो सामने आई। तो कोरोना जो है गाइस ये एमिट करता है अल्ट्रा वायलेट एक्स रे को, जिसके अंदर हम लोग को आयोनाइज्ड गैस देखने को मिलती है। और इसका जो टेम्परेचर होता है, राइट, कोरोना का, ये 2 मिलियन डिग्री फ़ारेनहीट का होता है। 2 मिलियन डिग्री समझ रहे हो कितना ज्यादा है, राइट, उससे भी ज्यादा जो है वो इसका टेम्परेचर होता है। बट अगर आप इसके मात्र 100 मील नीचे जाएंगे तो वहां पर आपको एक फोटोस्फीयर स्किमर नाम की जो है वो एक परत, एक सरफेस जो है वो देखने को मिलेगी। वहां पर टेम्परेचर मात्र 10,000 डिग्री फ़ारेनहीट का है। मतलब कि एक जगह टेम्परेचर सूर्य के पास 2 मिलियन डिग्री फ़ारेनहीट का है, और वहीं उसके कुछ ही डिस्टेंस पर 1000 मील पर मात्र 10,000 डिग्री फ़ारेनहीट का आपको टेम्परेचर दिखेगा। तो ये जो वास्ट डिफरेंस जो है टेम्परेचर का, इसे कोरोनल हीटिंग प्रॉब्लम कहते हैं। तो क्वेश्चन अगर आ जाए कोरोनल हीटिंग प्रॉब्लम क्या है, तो कोरोना जो सूर्य का जो सरफेस एरिया है, आउटर मोस्ट लेयर, जैसे कोरोना हम लोग बोलते हैं, जो कि इतना ज्यादा गर्म है, बट उसके थोड़ी ही डिस्टेंस पर टेम्परेचर में वास्ट डिफरेंस रिकॉर्ड किया जाता है। तो इसी डिफरेंस को एक प्रॉब्लम की तरह जो है वो देखा जाता है, और ये है कोरोनल हीटिंग प्रॉब्लम, राइट। तो ये चीज आप ध्यान में रखना। और अभी ये पता लगा है कि हाई टेम्परेचर जो है वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के कारण हमें देखने को मिल रहा है, जो कि सन स्पॉट पर हमें नजर आती है, राइट। और सन स्पॉट क्या है, तो डार्क पैचेस हम लोग को देखने को मिलते हैं जो कि सूर्य पर दिखाई देते हैं। अगर गाइज आप लोग बोलेंगे कि सन स्पॉट से रिलेटेड मैं एक टॉपिक बना दूं, या फिर जो है वो मैंने एक्चुअली सन स्पॉट के बारे में आप लोग को ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, तो उस पर एक सेपरेट वीडियो जो है वो कर दूं मैं, तो आप मुझे अगर बोलेंगे तो वो भी मैं कर दूंगा, अगर आपको सन स्पॉट के बारे में और डिटेल में जानकारी चाहिए तो।
तो अगर ऐसा है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पर बता देना या टेलीग्राम पर बता देना, तो मैं 1-2 दिन में उस टॉपिक को भी अपलोड कर दूंगा। और गाइज अपना जीएस का जो चैनल है, जनरल स्टडीज का जो चैनल है, कल ही उसमें मैंने एक मौर्यन मतलब पूरा का पूरा एक ही वीडियो सिंगल डाला है मौर्यन एम्पायर से रिलेटेड। तो वो पूरा का पूरा मौर्यन डायनेस्टी इसमें मैंने कवर कर दिया है, मौर्यन वंश पूरा कवर कर दिया है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर आपको उसकी एक लिंक मिल जाएगी जीएस के अपने चैनल की, तो उसको आप जरूर सब्सक्राइब कर लें चैनल को। उसमें जीएस से रिलेटेड टॉपिक्स मैं वहां पर अपलोड कर रहा हूं। अब देखिए चंद्रयान मिशन की हम लोग बात करते हैं, चंद्रयान 2 मिशन की। तो आपको पता होगा गाइस कि हमारा जो चंद्रयान 2 मिशन जो था वो घूम गया था, राइट। कब घुमा था? जब ये लैंड हुआ था मून के डार्कर साइड पर 2019 में, और फिर वो घूम गया था, यानी कि मतलब कनेक्शन जो है वो लूज हो गया था हमारा, और कहा जाता है कि क्रैश हो गया था, राइट। और ये एक्टिव अभी जो है वो हमारा ऑर्बिटर है जो कि मून के चक्कर लगा रहा है। क्योंकि इस मिशन में जो है वो हम लोगों ने किन किन चीजों को भेजा था, एक ऑर्बिटर को भेजा था जिसका नाम विक्रम साराभाई जी के नाम पर हमने रखा, विक्रम। और लैंडर और प्रज्ञान को हमने भेजा था जो कि लैंड करेगा, और रोवर जो हम लोग को ये देखने को मिल रहा है, राइट, यानी कि प्रज्ञान जो है वो रोवर है जो कि मून के सरफेस पर घूमकर, यानी कि इस पर चक्के लगे रहते हैं, ये मून के सरफेस पर घूमकर स्टडी करेगा। तो ये सब चीजें जो है वो भेजी गई थी मून के अंदर, मून को स्टडी करने के लिए। साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट इसमें थे, बहुत सारे साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट से लैस था ये हमारे ये। बट हुआ ये कि हमारा लैंडर और रोवर जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया, और हमारा आज की डेट में सिर्फ ऑर्बिटर जो है वो मून के चक्कर लगा रहा है। तो साइंटिस्ट ने जो है गाइस उपयोग किया सोलार एक्सरे मॉनिटर्स का, जो कि चंद्रयान 2 पर हमें देखने को मिलता है, ऑर्बिटर पर, जो कि सूर्य की स्टडी करने के लिए लगाया गया है। और प्राइमरी ऑब्जेक्टिव तो हालांकि चंद्रयान 2 का यही था कि उसको सॉफ्ट लैंडिंग करानी है और मून के सरफेस को स्टडी करना है, और वहां पर रोबोटिक जो रोवर है जिसमें चक्के लगे हुए हैं जो घूमेगा मून पर, तो वो स्टडी कंडक्ट करेगा। तो ये मेन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था, बट ये हो नहीं पाया, ये मिशन हमारा फेल हो गया था, राइट। और फिर अभी जो है ये ऑर्बिटर जो मून के चक्कर लगा रहा है, ये विक्रम जो मून के चक्कर लगा रहा है, तो उसने जो है वो सूर्य के बारे में कुछ ये चीजें हमें जानकारी जो है वो दी है। तो इसके बारे में आप लोग को एक आइडिया होना चाहिए। और इसी के साथ गाइस हमारा आज का पूरा टॉपिक कंप्लीट होता है। अब मैं आपको कुछ कोर्सेज के बारे में बता देता हूं। तो पहली चीज तो हमारे काफी सारे कोर्सेज हैं, और सभी कोर्सेज में एक कॉमन चीज आपको मिलेगी, पूरे के पूरे वीडियो लेक्चर्स आपको मिलेंगे। सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा लेक्चर जो है वो आपको करवाया हुआ है, राइट। वीडियो लेक्चर्स जो पूरे कंप्लीट कोर्सेज हैं सब्जेक्ट वाइज, तो वीडियो लेक्चर है। आपको स्टडी मटेरियल पूरा मिलेगा पीडीएफ फॉर्म में। आपको प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन मिलेंगे, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के ही क्वेश्चन इसमें आपको मिलेंगे। तो जैसे कि पॉलिटी का कोर्स है हमारा, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, इसकी डेमो क्लासेस भी है, वो भी आप ले सकते हैं, इसमें पूरी डिटेल्स लिखी हुई है। एनवायरमेंट का कोर्स आप चेक कर सकते हैं, पूरी डिटेल्स यहाँ पर दी हुई हैं। वैसे ही हमारा इकोनॉमिक्स का कोर्स भी है, और वैसे ही हमारा सीसेट का और हिस्ट्री का कोर्स भी अवेलेबल है, जिसमें कंप्लीट एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री आपको मिल जाएगी। यूपीएससी 2021 की टेस्ट सीरीज भी गाइस यहाँ पर अवेलेबल है। और करंट अफेयर्स के लिए अब आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, मात्र 100 रुपीज पर मंथ की फीस में आपको डेली लेक्चर्स की पीडीएफ मिलती है, हैंड आउट नोट्स मिलते हैं, आपको रिवाइज करने के लिए वीकली कंपाइलेशन दिया जाता है, और आपको मंथली मैगजीन दी जाती है। इतना सब कुछ मात्र 100 रुपीज पर मंथ की फीस में। एक ऑफर भी है जिस ऑफर को आप ले सकते हैं, और करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस अगर आपको चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए तो वो फैसिलिटी भी अवेलेबल है, ठीक है। तो ये चीज आपको बतानी थी। और हमारा मेंस आंसर राइटिंग का भी एक बैच है, जिसको आप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, मेंस आंसर राइटिंग के बैच को। और इस मेंस आंसर राइटिंग के बैच में मैं आपको बता देता हूं कि आपको क्या क्या मिलेगा। इंग्लिश हिंदी दोनों में ये बैच है। 70 से ज्यादा क्वेश्चंस की आपकी प्रैक्टिस करवाई जा रही है, 6 ऐसे इसके अंदर अवेलेबल हैं, राइट। इसमें आपको आपके आंसर जो है वो यूपीएससी लेवल के बन जाए तो उस तरीके से आपको गाइड किया जा रहा है, और पर्सनल गाइडेंस इसमें दिया जा रहा है। जीएस 1 2 3 4 के क्वेश्चंस के आप आंसर किस तरीके से बनाएंगे, तो उसका आपको जो है वो एक बहुत अच्छी, आपको एक तरह से कह सकते हो ट्रेनिंग दी जाती है, राइट। और 3 महीने का ये पूरा कोर्स है, इस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हो। और देखो कोई भी कोर्स से रिलेटेड कुछ समस्या आती है तो ये मेरा नंबर है 9713282838। इस नंबर को तो अपने फोन पर सेव कर लो आप सभी लोग, और व्हाट्सएप या टेलीग्राम के थ्रू आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मेरा रिप्लाई आपके पास विद इन 24 आवर्स आ जाएगा। तो चलिए अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, टाटा।